जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 हिस्ट्री का महासंग्राम वीडियो, जिसमें से हम केवल 8 क्वेश्चन बताएंगे और वही 8 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में और बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे। इसी के साथ आपको हम पिछला साल का पेपर भी दिखाएंगे दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा करके पूछता है, जबकि उसका आंसर वही लिखना होता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे चेंज करता है। सो ठीक है, हम आपको पिछले 2 साल का पेपर भी आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, और आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 हिस्ट्री का महासंग्राम वीडियो। अगर सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो इतना सारा लंबा आपका ये सिलेबस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं केवल आपको 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, केवल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तब आप ये 5-5 मार्क्स का कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए। लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन के लिए आपको केवल ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, और आंसर इतना आसान तरीका से ट्रिक से बताएंगे ना कि आपको देखते ही क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिखाएंगे, उसके बाद हम आंसर बताते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है, पहला दोस्तों कि विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन करें। हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों का परीक्षण करें। या तो हुमायूं की असफलता दे दे, चाहे तो एक शासक के रूप में हुमायूं का मूल्यांकन दे दे। आंसर आपको एक ही लिखना है दोस्तों, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा आंसर तैयार करते हैं ना 15 मार्क्स के लिए, कि उसमें से ये सब आ जाता है उसी आंसर के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार शेरशाह के प्रारंभिक जीवन दे दे, शेरशाह की मुख्य विजय दे दे, शेरशाह के प्रशासनिक सुधार दे दे, किसी भी तरीक़ा से दे दे। मैंने सब प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा कि क्वेश्चन कैसे क्या चेंज करके दे सकता है, वो सब चीज़ को मैंने यहाँ पर लिया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है अकबर की धार्मिक नीति, या तो फिर अकबर की राजपूत नीति दे सकता है। नेक्स्ट है शाहजहाँ के युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, या तो दे सकता है कि एक शासक के रूप में शाहजहाँ का मूल्यांकन करें। प्रीवियस ईयर के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शासक के रूप में शाहजहाँ का मूल्यांकन करें। तो स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन पढ़ के गए होंगे तो वो तो घबरा गए होंगे कि इसका आंसर इसमें लिखे या नहीं लिखे। तो यही सब चीज़ों को देख करके मैं हर एक मटेरियल को तैयार करता हूँ। ठीक है, छठा है कि औरंगजेब की दक्षिण नीति या तो धार्मिक नीति का मूल्यांकन करें। सातवां, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। या तो दोस्तों दे सकता है कि मुगल के भू राजस्व प्रणाली पर प्रकाश डालें। प्रीवियस ईयर में दोनों के दोनों साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, शिवाजी के प्रारंभिक जीवन दे दे, चाहे विजय दे दे, चाहे शासन प्रबंधन का वर्णन करें, ऐसे दे दे। या तो दे सकता है दोस्तों कि शिवाजी के प्रशासनिक संरचना का वर्णन करें, या शिवाजी के लोक प्रशासन का वर्णन करें, या शिवाजी के साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें। हम आपको एक ही आंसर देंगे, इन टॉपिक्स में से कोई भी पूछे आंसर आपको वही लिखना है। तो ये 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ठीक है, बाकी अगर मैं 5-5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट बताऊं दोस्तों, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, जहांगीर के चरित्र चित्रण, नूरजहां की भूमिका एवं प्रभाव, शेरशाह सूरी के ग्रैंड ट्रंक रोड नीति का जो इसका महत्व है इसके बारे में लिखना है, बैरम खान की भूमिका, ठीक है, जो बैराम खान है ना, इसकी आपको भूमिका लिखना है। तो ये 5-5 मार्क्स के लिए कब, जब आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अब हम आपको दिखाते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर। देखिए, हम आपको यहाँ पर 2 प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाएंगे, एक 22-26 का और एक 23-27 का। ठीक है, जो पिछले साल पूछा गया है। ये सब एक नंबर का क्वेश्चन है, तो ये सब हम आपको अलग से वीडियो में करवा दूंगा, जो कि दोनों साल के जो एक नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, और भी मैं इंपॉर्टेंट एक नंबर मिला करके एक अलग वीडियो में करवा दूंगा। अभी मैं आपको बस 15-15 मार्क्स और 5-5 मार्क्स वाला क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। देखिए, 5-5 मार्क्स वाला में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, और ये सब क्वेश्चन मैं इस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिया हूँ दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लोगे। ठीक है, 5-5 मार्क्स में देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सॉरी, ये एक नंबर वाला 5 मार्क्स वाला ये सब है। ठीक है, ये सब शेरशाह सूरी के ग्रैंड ट्रक, शिवाजी के लोक प्रशासन, ये मैंने आपको बताया था, शेरशाह सूरी को राजस्व प्रणाली। तो जब शेरशाह वाला पढ़ोगे ना तो उसी से अभी आपका बन जाएगा। नूरजहां वाला है। ठीक है, आगे देखिए, ब्रिटिश हस्तक्षेप मुगल साम्राज्य के पतन में कैसे योगदान दिया। ठीक है, यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों, हुमायूं के मुगल सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के संघर्ष का वर्णन करना, यानी कि हुमायूं के बारे में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हुमायूं के मुगल सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के संघर्ष का वर्णन करें। हुमायूं के बारे में देखिए क्वेश्चन कैसा चेंज करके दिया है, और आप अगर पढ़ के जाओगे ऐसा वाला, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ऐसे पढ़ के जाओगे तो आपको लगेगा अलग अलग, नहीं, यहाँ भी हुमायूं की कठिनाइयाँ ही है,
इसका असफलता ही है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो क्वेश्चन आया था आपको हुमायूं वाला, देखिए ये भी इसका संघर्ष के बारे में ही है, कठिनाइयों के बारे में ही है, ठीक है। तो बस आपको हुमायूं देखना और आंसर वही लिखना, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। शिवाजी द्वारा स्थापित प्रशासनिक संरचना, जो कि मैंने आपको बता दिया इसके पहले। शेरशाह सूरी द्वारा प्रशासन में किए गए मुख्य सुधार, ठीक है। तो अगर आप शेरशाह वाला देखोगे दोस्तों, इसमें दिया गया था क्या, सुधार के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे शेरशाह के बारे में, तो इसका क्या प्रशासनिक सुधार है। यहाँ पर देखिए है ना, शेरशाह के प्रशासनिक सुधार। और यहाँ पर क्या पूछा गया था आपका, शेरशाह के, यहाँ पर देखिए शेरशाह सूरी द्वारा प्रशासनिक में किए गए मुख्य सुधार। तो हल्का फुल्का अगर चेंज रहेगा ना, तो भी आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए औरंगजेब की धार्मिक नीति, एक शासक के रूप में शाहजहां का मूल्यांकन करें। शिवाजी, बस आपको नाम देखना है कि ये उसी का नाम है और आंसर आपको वही लिखना है, ठीक है। बस यही चीज़ को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कितनों भी चेंज करके दे दे, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए ये हो गया आपका 5 मार्क्स वाला, 22-26 सेशन का पेपर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में अकबर का मूल्यांकन करें। अकबर के बारे में दिया है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है। यहाँ पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सफलता के कारण बताना है। एक शासक के रूप में हुमायूं का वर्णन करें। शाहजहां के बारे में लिखना है। अकबर के राजपूत नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति, शिवाजी के शासन प्रबंधन, मुगलों की भूराजस्व प्रणाली। और यहाँ पर आया दोस्तों आपका मुगल साम्राज्य का पतन के बारे में। 10वां नंबर का हिंदी आपको नहीं दिख रहा होगा, मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, पेपर मैंने इसलिए दिखा दिया ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो इस बार क्या पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं, एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, ठीक है, सेमेस्टर करके, और सिलेबस छोटा होता है। तो क्या, जब सिलेबस छोटा है, वही टॉपिक्स है, तो अलग साल अलग अलग करके क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। तो वही सारे टॉपिक से हर साल क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कभी कुछ साल 1-2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो कभी एक दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, फिर अगले साल कहीं एक क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ऐसा ही करते हैं। बाकी हर एक साल क्वेश्चन एक ही जैसा लगभग रिपीट होते हैं। तो इस साल के लिए मैंने यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया है, यही सब क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन करें। या तो ऐसे भी दे सकता है, बाबर एक विजेता तो थे लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं थे, इसका मूल्यांकन करें। तो बाबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आंसर आपको ऐसे ही लिखना है। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, बस ये वाला आपको याद रखना। उसके बाद एग्जाम में जाने के बाद आपका क्या होगा कि आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो ये वाला चीज़ अगर आपको याद रहेगा ना, तो यूं ही आपका पेन बिना रुके हुए पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर लिख कर के आओगे, ठीक है। हम जितने भी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे दोस्तों, इसी प्रकार का छोटा छोटा हम पेज में आपको लिख करके ट्रिक देंगे। इसी के बेस्ट पर पूरा का पूरा क्या बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब आप 6 से 7, 8 क्वेश्चन करके जाओगे एग्जाम सेंटर पे, तो उलझ जाओगे कि किसका आंसर क्या याद किए थे, किसका आंसर क्या था। लेकिन वही ट्रिक के माध्यम से याद करके जाओगे ना, तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पूरा फैला हुआ एरिया है, ठीक है, ये हमारा मुगल साम्राज्य का। पहले बड़े बड़े राजाओं को बहुत बड़े बड़े दूर तक क्या होता था, कब्जा होता था। तो ये एक मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरा एरिया है, ठीक है। अब इस पर क्या हुआ है कि अलग अलग राजा हैं और अलग अलग अपना राज किए हैं, ठीक है। अलग अलग राजा आते हैं और अलग अलग राज करते हैं, ठीक है। तो बस आपको ये समझना है कि ये पूरा एरिया जो फैला हुआ है वो मुगल साम्राज्य का है, ठीक है। और यहाँ पर अभी जो राजा यहाँ पर जो राज कर रहे हैं ना, जिसका नाम है बाबर, आए तो बहुत राजा यहाँ पर, लेकिन हम अभी जिस राजा के बारे में पढ़ रहे हैं वो है बाबर, ठीक है। चलो, तो अभी मुगल साम्राज्य के जो अभी के राजा हैं वो कौन है, बाबर हैं। अब देखिए, बाबर के अंदर एक बहुत ही अच्छा चीज़ था और एक बहुत ही बड़ी कमियां भी थी। यानी एक तरफ से इसके अंदर खासियत भी था और इसके अंदर बुराई भी था। खासियत क्या था वो देखिए, यानी ये जहाँ भी युद्ध करते थे, तो ये जहाँ भी युद्ध करते थे ना, वो वहाँ पर जीत जाते थे, ठीक है। और बहुत सारे जगह को ये अपने कब्जा में कर लेते थे। लेकिन इसको मुश्किल तब होता था, मान लो कि इस जगह को ये जीत लिए थे, ठीक है, तो इसको चलाना इसको मुश्किल हो जाता था, यानी ये ज़्यादा देर तक टिका नहीं पाते थे, ठीक है। आप ऐसे समझो दोस्तों कि आपने बहुत सारे ज़मीन को हड़प लिया, किसी न किसी लोगों से छीन लिया है, लेकिन उस पर आप अपना घर ही नहीं बना पाए, तो वैसा ज़मीन किस काम का। तो ये बहुत सारी जगह को कब्जा अपने अंदर कर लेते थे, लेकिन उसको अच्छे ढंग से चला नहीं पाते थे। बहुत सारे
क्षेत्रों को अपने कब्जा में किए, लेकिन वहाँ पर अच्छा नीति नहीं बना पाए, अच्छा नियम कानून नहीं बना पाए, जिसके वजह से ये वहाँ पर चलाने में असक्षम हो गए। इसलिए इसको कहा जाता है कि बाबर एक महान विजेता थे, यानी हर जगह जीत जाते थे, लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं थे, यानी वो साम्राज्य को नहीं चला पाते थे। साम्राज्य मतलब उस पूरे देश को जिस पर वो कब्जा करते थे उसको ये नहीं चला पाते थे, अच्छे नियम कानून नहीं बना पाते थे, जिसके वजह से जनता इससे क्या हो जाते थे, नाराज हो जाते थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहाँ कहाँ पर कब्जा किया दोस्तों, तो लोधी में कब्जा किए। ठीक है, लोधी पर आक्रमण करके वहाँ पर कब्जा किए, राणा सांगा पर कब्जा किए इन्होंने। ठीक है, ये सब व्यक्ति का नाम है। लोधी को हरा दिए, राणा सांगा जी को हरा दिए, फिर मध्य एशिया में समरकंद को भी हरा दिए और उस एरिया को जीत लिया। मतलब ये तीनों एरिया पर इन्होंने युद्ध किया और तीनों जगहों को इन्होंने क्या कर लिया, जीत लिया। लोधी को भी हरा करके वहाँ के क्षेत्रों को जीता, राणा सांगा को भी युद्ध करके वहाँ के क्षेत्रों को जीता, और मध्य एशिया के समरकंद को भी हरा करके वहाँ पर इस जगह को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। परीक्षण करें कि बाबर एक महान विजेता थे लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं। या तो क्वेश्चन ऐसे दे सकता है दोस्तों कि बाबर का जो साम्राज्य नीति है, या तो कुछ भी दे देगा बाबर के बारे में, और अगर मूल्यांकन करने दे देता है। ठीक है, तो आंसर आपको सेम यही लिखना है। बाबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, आंसर आपको ऐसा ही लिखना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये जो मैंने ट्रिक दिया दोस्तों, आप इसको एक पेज में लिख लो और लिख करके रखो और सामने रखो, और ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं इसको आप पढ़ते जाओ। ठीक है, तो यूं ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। सबसे पहले भूमिका, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो बाबर का ही पूरा नाम था ना, उसी का नाम है पूरा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ये था ना संस्थापक, किसका, इस मुगल साम्राज्य का पूरा का भी चलाने का काम बाबर के ही हाथों में था। ठीक है, इसलिए इतिहास में बाबर को एक महान विजेता माना जाता है, यानी हर एक क्षेत्र पर ये विजय प्राप्त कर जाते थे। ठीक है, क्योंकि उसने बेहद ही कम संसाधन के साथ, यानी बहुत ही कम संसाधन के साथ, यानी बहुत ही कम खर्चों के साथ इन्होंने क्या किया, भारत के शक्तिशाली राज्यों को हराया है। भारत के जो शक्तिशाली राजा है ना, उसको इन्होंने हराया है बहुत ही कम खर्चे में। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सेना इसके पास थी, बहुत ज़्यादा धन दौलत इसके पास था, नहीं, बहुत ही कम चीज़ों में इन्होंने क्या किया, भारत के कई ऐसे महाशक्तिशाली राजा हैं जिसको इन्होंने हरा दिया। लेकिन जब बात आए कब, साम्राज्य निर्माता का, यानी कि इन्होंने बहुत सारे जगहों को तो जीत लिया, लेकिन वहाँ पर क्या वो साम्राज्य का निर्माण कर पाएँ, आगे तक चला पाएँ, तो नहीं चला पाएँ। ठीक है, एक मजबूत और टिकाऊ शासन व्यवस्था बनाने वाले की आती है, तो वो बाबर इसमें असफल हो गया। मतलब एक टिकाऊ और मजबूत व्यवस्था नहीं बना पाते हैं, जो भी जगह को जीतते हैं उसको टिका नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि उसको चला नहीं पाते। जीत तो जाते थे लेकिन चला नहीं पाते थे, सारा समय युद्ध को लड़ने में ही दे देते थे। तो नियम कानून भी बनाने के लिए तो चाहिए ना, तो वो नहीं दे पाते थे। तो बाबर इसमें क्या रहे, असफल रहे। इसलिए इसे बाबर एक महान सैनिक था, इसलिए इसको कहा जाता है कि बाबर तो एक महान सैनिक था, हर एक जगह को जीतता था, लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं था, यानी साम्राज्य को वो चला नहीं पाते थे, साम्राज्य को निर्माण नहीं कर पाते थे, आगे नहीं बढ़ा पाते थे। ऐसा इसको कहा गया कि बाबर एक महान सैनिक था लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं था। बाबर युद्ध जीतने और नए इलाकों पर कब्जा करने में लगे तो माहिर थे, यानी देखो ये जो बाबर थे ना, वो जीतने में, युद्ध को जीतने में और नए नए इलाकों पर कब्जा करने में बहुत ही माहिर थे। ठीक है, यानी महान थे ये, लेकिन वह एक ऐसा मजबूत और टिकाऊ सिस्टम तैयार नहीं कर पाया जो लंबे समय तक चल सके, यानी साम्राज्य का निर्माण नहीं कर पाए। यानी महान तो जरूर थे, हर एक जगह को जीत तो जाते थे, लेकिन उसी जगह को टिका नहीं पाते थे लंबे समय तक। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबर एक महान विजेता थे। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ये कौन कौन सा जगह पर कब्जा किए जिसकी वजह से इसको कहा जाता है कि एक महान ही विजेता थे। तो बाबर में कुशल सेनापति और विजेता के सभी गुण थे, यानी एक बहुत ही कुशल सेनापति थे, यानी सेनाओं को कैसे चलाना है, कैसे सिखाना है, कैसे ट्रेनिंग देना है, ये एक सेनापति थे, यानी सेना का जिसको हम बोल सकते हैं मालिक। ठीक है, और विजेता के भी सभी गुण थे, यानी कि जितना कैसे जीता जा सकता है ये भी इसके अंदर गुण थे। ठीक है, और उसने बहुत ही कम उम्र में ही युद्ध को जीता है और लड़ा भी है। देखो, मुश्किल से डरकर आगे बढ़ना, ये मुश्किल से लड़ करके आगे बढ़ते थे। ठीक है, ये मुश्किलों से क्या करते थे, लड़ करके आगे को बढ़ते थे, इसलिए इसको महान विजेता कहा गया है। बाबर ने बहुत ही कम उम्र में मध्य एशिया में अपना कदम संभाला। उसने समरकंद को जीतने की कई बार कोशिश किया। जो समरकंद था ना एशिया में,
तो समरकंद को जीतने का कई बार कोशिश की है, हारे भी, भटक भी गए हैं, लेकिन कभी हार नहीं माने। और उसकी यही जुझारू प्रवृत्ति उसे एक महान विजेता बनाती है, यानी कि उसका एक यही ताकत, ठीक है, मुश्किलों से जीत करके आगे निकलना एक महान विजेता बनाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको ऊपर ही बताया था। मध्य एशिया के समरकंद को उन्होंने जीतने का बहुत बार कोशिश किया, भटक भी गए हैं, लेकिन कभी हार नहीं माने और अंतिम में उसको जीत करके ही रहे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, सैन्य तकनीक में बदलाव। सैन्य तकनीक में बदलाव मतलब इस जो अपने सैनिक थे ना, उसको एक अलग लेवल पर ही रखते थे ये, यानी दुनिया के जितने भी सारे सैनिक थे उससे इनका जो इनके सेनाओं को लड़ने के जो नीति था ना वो अलग होता था। बाबर भारत में तोप खाने, यानी जब सेना लड़ने जाते थे तो इन्होंने दो नीति को अपनाते थे, एक तोप खाने और एक तुल्लू गमा। अब ये तोप खाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सेना के द्वारा बारूद का इस्तेमाल किया करते थे भारी मात्रा में, जिसकी वजह से इसके पास भारी से भारी दुश्मन भी आते थे ना, तो ये बारूद के माध्यम से उड़ा देते थे। तो ये बारूद का इस्तेमाल करते थे, उसी को बोला गया तोप खाने। ठीक है, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने वाला पहला शासक यही था बाबर। और उसने युद्ध में तुल्लू गामा की भी पद्धति को अपनाया। तुल्लू गामा की पद्धति का मतलब क्या होता है? सेना को चारों तरफ से घेर कर हमला करना। मतलब कोई भी दुश्मन लोग है ना, उस पर अगर हमला करना है तो सेना लोग चारों तरफ से घेर लेते थे। अब दुश्मन कहाँ जाएगा, और हराना पक्का हो जाता था, यानी हमेशा सेना लोग हरा देते थे क्योंकि चारों तरफ से घेर लेते थे। इसी को कहा गया दोस्तों तुल्लू गामा पद्धति। तो ये इसके पास जो सेना का ताकत था ना, वो इन्होंने दो नीति अपनाते थे, तोप खाने और तुल्लू गामा। और ये दोनों नीति को अपना करके ये हर एक बड़े से बड़े राजा को क्या कर देते थे, उसको हरा देते थे, जिसने बड़े बड़े दुश्मनों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, यानी कि उनको हराने पर मजबूर कर दिया। नेक्स्ट है पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, ये पानीपत का पहला युद्ध क्या, देखो इस युद्ध में बाबर के पास सिर्फ 12,000 से 15,000 ही सैनिक थे। जब पानीपत का युद्ध हुआ था तो इसके पास 12,000 से 15,000 ही सैनिक थे, जबकि लोधी के पास, क्योंकि पानीपत के युद्ध किसके बीच हुआ था, तो हमारे बाबर के बीच हुए थे और लोधी के बीच हुए थे। और जबकि लोधी के पास 1 लाख से भी ज़्यादा सेना थी, फिर भी अपनी बेहतरीन रणनीति के कारण बाबर ने लोधी को हरा दिया और दिल्ली और आगरा जैसे जगहों पर इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, इनका देखो हर एक युद्ध को कितना अच्छे और बेहतरीन तरीक़ा से जीत जाते थे, रणनीति बनाते थे गजब का, जो दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन उसको चला नहीं पाते थे क्योंकि ये युद्ध जीतने में क्या कर रहे थे, समय बर्बाद दे रहे थे। और जो जगह को ये जीत ले रहे थे ना, उसको पीछे से फिर दोबारा ध्यान नहीं देते थे कि वो कैसे चल रहा है, क्या नियम व्यवस्था बनाया जाना चाहिए, है ना, इस सब पर वो ध्यान ही नहीं देते थे। खानवा का युद्ध, ये भी युद्ध जीत जाते हैं। एक शक्तिशाली वहाँ के राजा होते हैं जिसका नाम है राणा सांगा, उसको भी हरा देते हैं, बहुत ही मुश्किल था, यानी उसको हराना बहुत मुश्किल था। बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरा और कहा कि शराब ना पीने की कसम खाया वहाँ के सैनिक लोग, और राणा सांगा की विशाल सेना को पराजित कर दिया। इसके सेनाओं को हराना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाबर ने ये जोश भरा अपने सैनिकों में और कहा कि कोई भी शराब नहीं पिएगा, इनका एक कसम खाया। ठीक है, और इस प्रकार से जो राणा सांगा की बड़ा सेना था ना, उसको भी इन्होंने हरा दिया। लगातार जीत होते गया भारत में, जितने भी सारा उस टाइम, और भी तो भारत में उस समय राजा आते थे कि नहीं इस जगह पर हम कब्जा करेंगे या हम कब्जा करेंगे, उसी समय बाबर भी थे, तो हर एक राजाओं को इन्होंने हरा दिया, लेकिन चला नहीं पाए लंबे समय तक। इसके बाद भी लगातार वह युद्ध को जीतते गए, यानी भारत आने के बाद उसने लगातार 4 बड़े युद्ध को जीते और उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण बना लिया। यानी कि भारत जो भी पूरा दिख रहा है ना, इसके उत्तर भारत पर लगभग पूरा नियंत्रण इसी का था। कोई भी राजा अगर आता भी था यहाँ पर तो उसको ये टिकने नहीं देते थे। ठीक है, हर जगह ये जीत जाते थे। अब देखते हैं कि हर जगह तो ये जीत जाते थे, लेकिन उसको चला क्यों नहीं पाते थे, लेकिन वह एक साम्राज्य निर्माता क्यों नहीं थे, यानी साम्राज्य को तो जीत जाते थे लेकिन उसको आगे निर्माण क्यों नहीं कर पाते थे, आगे बढ़ा क्यों नहीं पाते थे। तो देखो, साम्राज्य निर्माता उस शासक को कहते हैं जो सिर्फ जमीन ना जीते बल्कि वहाँ एक मजबूत कानूनी व्यवस्था, टैक्स वसूलने का सही तरीका और एक ऐसा प्रशासन बनाए, प्रशासन मतलब नियम कानून बनाए जिससे जनता सुरक्षित महसूस करे, जैसा बाद में अकबर ने किया। ठीक है, बाबर के बाद जो अकबर ने आया ना, वो बहुत ही अच्छा नीति से सब कुछ चलाएं, लेकिन बाबर नहीं चला पाए। ठीक है, बाबर इसमें नाकाम रहे हैं, जिसका मुख्य कारण था, देखो एक साम्राज्य निर्माता उसी राजा को कहा जा सकता है जो जमीन को भी जीते, यानी युद्ध में अलग अलग क्षेत्र को भी जीते और वहाँ एक अच्छा कानून भी बनाए, व्यवस्था बनाए, टैक्स वसूले सारी जनता से, तभी ना पूरा व्यवस्था बढ़िया से चलेगा। अभी हमारे सरकार भी चला रही है तो सारे जनता से टैक्स वसूल कर रही है।
ठीक है, और एक अच्छा सा प्रशासनिक व्यवस्था चलाए, लेकिन वो उसके अंदर था ही नहीं। तो इसके पोता कौन थे? अकबर। जब बाबर से ये सब चीज़ नहीं चला ना, तो इसके बाद में इसके पोता आते हैं जिसका नाम होता है अकबर, और वो सही ढंग से चलाते हैं, हर जगह मैनेजमेंट करके चलाते हैं। वही बात यहाँ पर कहा गया है। समय की कमी, बाबर को भारत में केवल 4 साल का ही समय मिला, ये 4 साल तक ही रहे भारत में, ठीक है, और इस पूरे समय वह सिर्फ युद्ध लड़ता ही रहा। तो अब कब अपने जनता के प्रति ध्यान देंगे, कब नियम कानून बनाने के प्रति ध्यान देंगे? समय ही नहीं था, उसे नियम कानून बनाने की तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं मिली, ठीक है। पुरानी जागीरदार व्यवस्था, पहले के समय में जो जागीरदारी व्यवस्था चलता था ना, वही व्यवस्था को ये भी अपनाते थे। ये जागीरदारी व्यवस्था क्या है? बाबर ने जितने भी इलाकों को जीते थे वो अपने सेनाओं को और अमीर लोगों में बांट दिया कि इस जगह को लो, सेना लोग आप लोग चलाओ, और कुछ अमीर लोग थे तो बोले इस जगह को अपने चलाओ। यही एक कारण था जिसकी वजह से क्या हो गया, ढीली व्यवस्था पड़ गया, ठीक है। वहाँ की जनता नाराज हो जाते हैं और बाबर को देखना पसंद नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, खराब आर्थिक नीति। वहाँ की जो आर्थिक नीति थी, आर्थिक मतलब क्या था दोस्तों? पैसा। वहाँ की जो बाबर थे ना, उनकी आर्थिक नीतियाँ बहुत ही खराब थी। देखो, बाबर बहुत ही खर्चीला था, नहीं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे, पैसों धन दौलत ये सब का। दिलदार व्यक्ति भी थे। उसने हर नागरिक को चांदी के सिक्के बांट दिए, लो खुश रहो, ठीक है। युद्ध में खूब पैसा बहाया। नतीजा यह हुआ कि उसकी मृत्यु के समय सभी खजाना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सभी खजाना लगभग खाली हो चुका था। जिस समय जनता का, और जहाँ पर जनता का मदद करना चाहिए वहाँ पे नहीं किए। इन्होंने बाद में क्या किया, सारे सिक्के को बांट दिए। और सिर्फ सिक्के बांटने से नहीं होगा, हम सारे लोगों को पैसा ही पैसा दे देंगे तो इससे हमारा व्यवस्था नहीं चलेगा, कानून बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने चांदी के सिक्के बांट दिए, युद्ध में सारा पैसा खत्म कर दिया। उसके बाद ये इसका जब मृत्यु हो जाता है तो लगभग सारा वहाँ का खजाना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए उसको कहा जाता है कि ये साम्राज्य के निर्माता नहीं थे। अगर साम्राज्य के निर्माता होते तो वो खजाना बचा रहता। विजेता और शासक में अंतर। देखो, विजेता और शासक में अंतर नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति कोई जगह को विजय प्राप्त किया, यानी कि जीत प्राप्त किया है, तो उस पर वो अपना शासन भी तो कर सकता है ना, यानी अपना व्यवस्था चला सकता है, नियम कानून बना सकता है। लेकिन इन्होंने अंतर कर दिया, ये विजेता थे लेकिन शासक नहीं बन पा रहे थे। शासक मतलब वहाँ के राजा नहीं बन पा रहे थे, मतलब अच्छा ढंग से व्यवस्था को चला नहीं पा रहे थे। तो ये अंतर हो गया ये दोनों में, यानी जीत रहे थे लेकिन चला नहीं पा रहे थे। तो विजेता और शासक में इन्होंने अंतर कर दिया, ठीक है। कैसे अंतर कर दिया? बाबर एक महान विजेता थे, उसके पास सैनिक पावर भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन वह एक महान शासक नहीं थे। शासक उसी को कह सकते हैं जो बढ़िया से सारे व्यवस्था को चलाए, क्योंकि वह नियम कानून पर विशेष ध्यान नहीं देते थे। आते हैं दोस्तों निष्कर्ष पर। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि बाबर ने मुगल साम्राज्य के लिए जमीन और जीत तो इकट्ठा कर लिया, यानी जमीनों को बहुत ज़्यादा जीता, लेकिन वह उससे एक मजबूत इमारत यानी प्रशासनिक ढांचा नहीं बना पाया। यानी कि वह उससे एक मजबूत इमारत मतलब क्या, वहाँ पर उस व्यवस्था को, यानी जो इलाका वो क्षेत्र को जीतते थे ना, उसको आगे नहीं बढ़ा पाते थे। इसी को बोला गया कि वो मजबूत इमारत यानी कि प्रशासनिक ढांचा, नियम कानून का ढांचा नहीं बना पाया। वह एक महान योद्धा विजेता थे, जीत जाते थे युद्ध को, जिसने भारत में मुगल का रास्ता खोला। यानी मुगल का रास्ता खोला मतलब दोस्तों, ये जो मुगल साम्राज्य है ना, इसका रास्ता खोला, यानी कि और भी बहुत सारे राजा यहाँ पर आए मुगल साम्राज्य के, ठीक है, उसका तो रास्ता खोल दिए, ठीक है। इसके बाद इसके पोता भी यहाँ पर आते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं चला पाते हैं। इन्होंने मुगल साम्राज्य का रास्ता खोल दिया, लेकिन ये एक सच्चे साम्राज्य निर्माता के रूप में पहचान उसके पोते अकबर को मिली। अगर मैं बोलूँ कि साम्राज्य का निर्माण करने वाला, साम्राज्य को आगे ले जाने वाला, नियम कानून बनाने वाला, तो उसमें से बाबर नहीं थे, बल्कि बाबर के जो पोते थे ना, बाद में जो आए अकबर, उन्होंने जीत हासिल किए और उन्होंने ही बहुत अच्छे ढंग से चलाने का प्रयास किए, जिसने बाबर की जीत हुई ज़मीन पर एक मजबूत और टिकाऊ व्यवस्था खड़ी की। और पहले जो इसके बाबर ने जो ज़मीन को जीता था ना, उस पर इन्होंने क्या किया, मजबूत और टिकाऊ व्यवस्था खड़ी की, अच्छे से नियम कानून बनाए। लेकिन जो बाबर हैं वो नहीं बना पाते हैं। जब इसके पोते आते हैं तब उसी के जीते हुए ज़मीन पर क्या करते हैं, अच्छे से टिकाऊ व्यवस्था खड़े करते हैं। तो क्या दोस्तों मैं जो आपको ट्रिक दे रहा हूँ उससे सारा क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कमेंट में अपना राय। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों का परिचय कर ऐसे दे या हुमायूं की असफलता के कारण, असफलता मतलब पतन, हुमायूं के पतन के कारण ऐसे भी दे सकता है, या एक शासक के रूप में हुमायूं का मूल्यांकन कर ऐसे भी दे सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे और हम आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा, ठीक है। अगर इस ट्रिक को आप लोग समझ गए मतलब कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हुआ दोस्तों, आपके अपने हाथ में होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा
मैं अगर आपको समझाऊंगा ना तो बहुत ही आसान तरीका से आप लोग आंसर लिख पाओगे। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना पूरा ये हमारा क्वेश्चन मुगल साम्राज्य का है। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में जो पहले वहाँ के शासक थे, पहले जो राजा थे वहाँ के, वो थे बाबर। ठीक है, तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे बाबर के बारे में। वही मुगल साम्राज्य का जब बाबर का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद उसी मुगल साम्राज्य पर इसके बेटे, इसके हालांकि बेटे 3 थे। ठीक है, लेकिन उनमें से एक बेटे जिसका नाम हुमायूं होता है वो अब शासन करता है कहाँ पर, मुगल साम्राज्य पर। ठीक है, तो यही हुमायूं के बारे में ही हमको पढ़ना है। पहले जो मुगल साम्राज्य में शासक थे कौन थे, बाबर। फिर मुगल साम्राज्य में जो दूसरा शासक बने कौन बने, हुमायूं बने। अब देखिए दोस्तों, हुमायूं जो है ना, आप हुमायूं के बारे में तब तक नहीं आंसर लिख पाओगे जब तक बाबर के बारे में नहीं जानोगे। ठीक है, यानी कि बाबर इसके पिता के बारे में। ठीक है, बाबर कौन थे, इसके पिता, और हुमायूं बाबर के क्या थे, बेटे थे। देखिए दोस्तों, जब फर्स्ट टाइम में बाबर मुगल साम्राज्य के शासक बने थे उस समय ये अलग अलग युद्ध कर रहे थे, बहुत सारे युद्ध कर रहे थे, लेकिन हमको बस एक यहाँ पर लोधी वाला याद रखना। ठीक है, उसी में से बाबर ने एक लोधी वंश को हराए थे और वहाँ पर दिल्ली जैसे जगहों को अपने अंदर किए थे, और भी बहुत सारे जगहों पर इन्होंने क्या किया था, अपना कब्जा किया था। लेकिन बाबर के अंदर एक कमजोरी ये था कि ये युद्ध से बहुत सारे क्षेत्रों को तो जीत जाते थे लेकिन उसको चला नहीं पाते थे, वहाँ अच्छा नियम कानून नहीं बना पाते थे, जिससे वहाँ की जनता नाराज हो जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि जब मुगल साम्राज्य में पहला राजा बाबर आते हैं तो बहुत सारे युद्ध को तो जीत जाते हैं, इसके पास इतना पावर होता है, लेकिन ये उन सभी राज्यों को अच्छे से चला नहीं पाते हैं। ठीक है, और ये सारे जनता में चांदी के सिक्के को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, और जो जितने भी सारा खजाना होता है, पैसा धन दौलत, वो सभी लुटा देते हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा खजाना क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। जब बाबर की मृत्यु होता है तो इसके बेटा हुमायूं फिर से मुगल साम्राज्य पर क्या करते हैं, कब्जा करते हैं। लेकिन हुमायूं को मिलेगा क्या, क्योंकि मुगल साम्राज्य तो पहले ही खाली हो चुका है, क्योंकि यहाँ का जितने भी सारे खजाना है वो बाबर तो पहले ही जनता में बांट दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर जनता में ये सारे चीज़ बांटे थे तो वहाँ के जनता नाराज क्यों थे। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर बांटना चाहिए था वहाँ वो बांटते नहीं थे, जो काम करना चाहिए था वो करते नहीं थे। अगर हम खाने पीने की चीज़ें ना दे लोगों को और पैसा ही दे दें तो इससे कोई मतलब नहीं बनता। अगर खाने पीने की चीज़ें की व्यवस्था सही नहीं हो और पैसे ही देंगे तो क्या वो पैसे तो नहीं खाएंगे। तो मुगल साम्राज्य खजाना को खाली कर दिए थे बाबर ने। उसके बाद जब इसके बेटे आते हैं ना हुमायूं, तो कुछ मिलता ही नहीं है इनके पास, ना ज़्यादा पैसा होता है ना कुछ होता, तो ये कैसे दूसरे दुश्मनों से लड़ पाएंगे। इस प्रकार से हुमायूं का बुरा तरीका से हार हो जाता है। ठीक है यार, इसका मेन कारण होता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इनके पिता बाबर, जो पूरा खजाना को खाली करके चल गए थे। और हुमायूं भी तेज अगर निकलते ना तो हो सकता था दूसरे दुश्मनों से जीतते, लेकिन हुमायूं भी तेज नहीं थे, शांत और बहुत ही अच्छे दिल के व्यक्ति थे। यानी कि बाबर का जितने भी संपत्ति था ना तो ये तीनों भाई में बांट दिए थे, चूंकि इसका 3 भाई था ना, 1 2 3, तो हुमायूं सारा संपत्ति को अपने में ही नहीं रखे थे, अलग अलग भागों में अपने भाइयों में भी बांट दिए कि चलो ये लोग भी हमारे भाई है, पापा का हिस्सा तीनों भाइयों का होगा। लेकिन वही ये दोनों भाई बाद में इन्हीं का क्या निकल गया, दुश्मन निकल गया, जिसकी वजह से कहा जाता है ना कि अगर अपना ही भाई टूट जाए तो दूसरा कोई मजा लेता है। वैसे ही कहानी यहाँ पर हुआ और हुमायूं का पूरा तरीका से हार हुआ। चलिए देखते हैं हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों का परीक्षण कर ऐसे दे देगा, या हुमायूं के पतन के कारणों का वर्णन कर ऐसे दे देगा। हुमायूं से कोई भी प्रश्न दे दे। ठीक है, देखिए दोस्तों, भूमिका मात्र 23 वर्ष की अल्प आयु यानी कि बहुत ही कम उम्र में, जब 1530 ईसा पूर्व में हुमायूं मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। जो हुमायूं था वो मुगल साम्राज्य का क्या था, दूसरा शासक था। तब उसके सामने कठिनाइयों का एक बहुत ही पहाड़ खड़ा हो चुका था। बाबर जो इसके पिता थे उन्होंने भारत में युद्ध तो बहुत सारे जीते थे, लेकिन वह नए साम्राज्य को एक मजबूत ढांचा नहीं दे पाते थे, है ना। इनके जो पिता थे बाबर, वो बहुत सारे युद्ध को जीत गए थे क्षेत्र को, लेकिन उस क्षेत्र को एक नया ढांचा नहीं दे पाते थे, मजबूत ढांचा जिससे वो लंबे समय तक चले। सिर्फ युद्ध ही जीतने में समय गवा देते थे, बाकी जिस जगह को जीतते थे वहाँ मैनेजमेंट वो नहीं कर पाते थे। ये हो गया। परिणाम स्वरूप इसका परिणाम किस पर पड़ा, बाबर के बेटा पिता पर इसका परिणाम पड़ता है। हुमायूं को एक खाली खजाना मिला। क्या मिलेगा, मुगल साम्राज्य में सारा तो पहले ही बेच दिए थे। उससे चारों तरफ से समस्याओं और दुश्मनों ने घेर लिया। अब देखो, बाबर तो हर एक क्षेत्रों से मोल झगड़ा ले चुके थे, इसके जो पिता थे वो हर एक क्षेत्रों से जीत चुके थे। ठीक है, और मोल झगड़ा तो ले लिए थे और यहाँ का सारा खजाना भी खाली कर दिया, और अब इसका मृत्यु हो जाता है। अब जो जो इनके दुश्मन राज्य थे जिस पर इन्होंने अपना कब्जा किया था,
अब वो देखेंगे कि अब हुमायूं इसका बेटा आ गया मुगल साम्राज्य पे, अब उसको दबोचेंगे। तो जितने भी सारे दुश्मन थे इसको दबोचने लगे, जबकि इसके पास कोई वैसा संपत्ति भी नहीं था जिसको बेच करके चाहे तो बड़ा बड़ा हथियार का उपयोग करके या सैनिकों में खर्च करके वो बड़ा युद्ध लड़ सकते थे। इसके पास सिर्फ ये मोल झगड़ा लेने के लिए ही आए थे यहाँ पर। क्या हुआ, हुमायूं को खाली खजाना मिला, उसे चारों तरफ से बस समस्या ही समस्या मिला और दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिए। और ये दुश्मन किसके थे, इनके पिताजी के द्वारा बनाया गया दुश्मन था, जो आगे चल करके उसके पतन का कारण बना। किसका, उनके बेटा हुमायूं का, क्योंकि इसके पास कुछ बचा ही नहीं। पिताजी से अगर सारे ही चीज़ को ख़त्म करके चले जाएंगे तो बेटा क्या ही कर सकता है। ठीक है, अब देखिए हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ तो फिर पतन का कारण बनता क्यों इससे। सबसे पहले साम्राज्य का विभाजन, यानी कि भाइयों का असहयोग। जो भी इसके पिता ने साम्राज्य को, मुगल साम्राज्य जो इतने बड़े क्षेत्र में बटा हुआ था ना, उसको 3 भागों में बांट दिए। कौन, ये जो हुमायूं थे, इनका कहना था कि नहीं, जो पिताजी का पूरा क्षेत्र है वो तीनों भाई का बराबर बंटवारा होना चाहिए। तो उन्होंने ही साम्राज्य का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, मतलब बांट दिया। और जब भाइयों में बांट भी दिया तो इनके भाई ही इनको सहयोग करने से मना करने लगे, यानी भाई असहयोग किए। तो साम्राज्य का विभाजन ये लिखो, चाहे भाइयों का असहयोग लिखो, जो तो आपको अच्छा लगे। ठीक है, बाबर ने मरते समय, यानी इनके पिता जो थे वो मरते समय ये कहते हुमायूं से कि वह अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करे। तो इसी के फेरे में हुमायूं बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे। उन्होंने अपने पिताजी का बात माना। हुमायूं ने पिता की आज्ञा को मानते हुए अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। यह हुमायूं की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ, क्योंकि जिस भाई में इन्होंने बांटा वही भाई इनको बाद में साथ नहीं देते हैं। इस विभाजन से मुगल साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गया, क्योंकि मुगल साम्राज्य पहले जो एक था अब 3 भाई में बंट गया। उसके भाइयों ने संकट के समय हुमायूं की मदद करने के बजाय हमेशा उसके खिलाफ साजिश रचे। अगर मदद नहीं करते तो छोड़ देते, बल्कि और इनके खिलाफ साजिश रचे। जरा सोचिए, दुश्मन मिले 1000 लेकिन भाई ना मिले, ऐसा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, रिक्त राजकोष, मतलब खाली खजाना। रिक्त राजकोष मतलब क्या हो गया कि खजाना बिल्कुल क्या इनके पिताजी खाली कर चुके थे। बाबर स्वभाव से बहुत ही दानी थे, यानी बाबर इनके पिताजी वो सब कुछ जनता में दान कर दिए थे। उसने युद्ध जीतने के बाद, जब बहुत सारे युद्ध जीत जाते थे ना इनके पिता, तो हर नागरिकों को चांदी के सिक्के बांट देते थे। इसके अलावा लगातार युद्ध के कारण सभी खजाना बिल्कुल खाली कर दिए थे। ठीक है, यानी इसके पिता बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े थे, जिसके कारण से इनके खजाना बहुत ही खत्म हो चुका था, खर्चा हो चुका था। अब बिना धन का कुछ धन बचा ही नहीं। हुमायूं के लिए एक बहुत ही बड़ा सेना रखना, विद्रोह करना, ये सब चीज़ों को मुश्किल हो गया था। आने की जब हुमायूं के पास कोई धन बचा ही नहीं तो वो कैसे सेना को रखते, विद्रोह को कैसे दबाते। अगर कोई इसके प्रति अगर विद्रोह कर देता तो ये विद्रोह को नहीं शांत कर पाते थे, उसके खिलाफ ये लड़ नहीं पाते थे, उससे मुकाबला नहीं कर पाते थे दुश्मनों से, क्योंकि इसके पास ना सैनिक था, सैनिक के प्रति खर्च करने के लिए पैसा था, कुछ नहीं था इनके पास। अफगानों का खतरा, सबसे बड़ा चुनौती अफगानों का खतरा। अफगानों किसको कहा गया दोस्तों, ये जो लोदी वंश को हराए थे ना इनके पिताजी बाबर, इसी को कहा गया। ठीक है, तो जो बाबर थे इनसे तो मोल झगड़ा ले रखे थे। अभी जो लोदी वंश वाले थे बदला कब निकालेंगे, जब इसके बेटे हुमायूं यहाँ का राजा बन गए। ठीक है, तो इससे इनके पिताजी जो मोल झगड़ा लिए थे ना, अब ये बदला गुजारेंगे इसके हुमायूं पर, यानी इनके बेटे पर। ठीक है, वही कहा गया अफगानों का खतरा नहीं, सबसे बड़ा चुनौती यही था। मुगलों ने, मुगल मतलब मुगल साम्राज्य, यानी इनके पिता जो बाबर थे, अफगानों यानी कि अफगानों है मतलब लोदी वंश को हराकर दिल्ली की सत्ता छीनी थी, है ना। इनके पिताजी लोदी वंश को हरा करके दिल्ली की सत्ता को छीने थे, पता होगा आपको। इसलिए अफगानों मतलब वही लोदी वंश ने मुगलों को भी भारत से भगाने के लिए बेताब थे। ठीक है, यानी कि जब इनके पिताजी थे और उस समय लोदी को हटाने का प्रयास किया था, लोदी को हटा भी दिए थे और दिल्ली पर कब्जा कर लिए थे। अब लोदी वंश ने मुगल साम्राज्य को हटाने का फैसला ले लिया, यानी हुमायूं के राजा को हरा करके मुगल साम्राज्य को हटाने का फैसला कर लिया कि उसके पिता को नहीं पा रहे तो क्या हुआ, उनके बेटे को तो हम दबोच लेंगे ना। ठीक है, और उसी प्रकार से क्या होता है, लोदी वंश ने यहाँ इसके बेटा को हरा करके फिर से दिल्ली पर वो अपना कब्जा कर लेते हैं और इनके 2 महान नेता, एक मोहम्मद लोदी, उसको दे देते हैं, दिल्ली पर दोबारा कब्जा करना चाहता था। यानी ये किसके थे, ये थे लोदी वंश के ही तरफ। ठीक है, अब जब इनके बेटा को कमज़ोर देखते हैं तो यहाँ से तरह तरह का नेता निकलते हैं। उनमें से एक महमूद लोदी, ये क्या करते हैं, दिल्ली पर फिर से कब्जा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो इनका छीना गया था। और शेर खान क्या करते हैं, यह बिहार में अपनी शक्ति को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा रहा था। वह बेहद चालाक भी था, जो आगे चल करके हुमायूं के पतन का मुख्य कारण बना। इसी प्रकार से सारे नेता ने मिलकर के हुमायूं को ख़त्म कर दिए।
उसके बाद है बहादुर शाह की मजबूती। अब इसके विरोध में एक और आ गए हैं बहादुर, मतलब इसको सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन मिल रहे हैं। गुजरात के एक रहने वाले शासक है जिसका नाम था बहादुर शाह। इन्होंने भी हुमायूं के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका था, ठीक है, उनके बेटे के लिए। उसके पास धन की कमी नहीं था। किसके पास? जो गुजरात के एक बहादुर शाह थे, उसके पास धन की कोई कमी नहीं था। उसने आधुनिक हथियार भी बना रखा था, आधुनिक मतलब नया नया हथियार। वह दिल्ली की तरफ बढ़ने का योजना भी बना रहा था, वह दिल्ली तरफ भी बढ़ने का योजना बना रहा था। और किसके मुकाबला ही लड़ाई लड़ते? हुमायूं के मुकाबला ही लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली तरफ कदम बढ़ा रहे थे, ठीक है। उसने हुमायूं के दुश्मनों को अपना यहाँ शरण भी दे रखा था। इसका मतलब क्या है? हुमायूं के जितने भी सारे दुश्मन थे, यानी उनके बेटा के जितने भी सारे दुश्मन थे, जैसे लोधी वंश, ये सब, ठीक है, तो वो सभी को जो बहादुर शाह थे ना, वो अपना शरण दे रखे थे, यानी मजबूत कर रखे थे, यानी कि उनको अपने यहाँ जगह दे रखे थे। कुल मिलाकर के ये दोस्तों कि हुमायूं एक तरफ थे, बाकी हुमायूं के जितने भी सारे दुश्मन थे वो सभी एक तरफ थे, ठीक है। यानी हुमायूं के जितने भी सारे दुश्मन थे ना, वो सभी को बहादुर शाह ने उसको शरण दिए थे। शरण मतलब जगह दिए थे, मदद किए थे। अब सभी दुश्मन एक तरफ हो गए और हुमायूं के खिलाफ लड़ाई लड़े, क्योंकि इनके पिताजी ने बहुत इलाकों पर कब्जा करके गया था, बहुत लोगों से झगड़ा करके गया था, ठीक है। मुगल सरदारों की गुटबाजी और विश्वघात, देखो यहाँ भी इनके साथ गलत होता है हुमायूं के साथ, ठीक है। इनके अपने ही जो सरदार वाले थे ना, मुगल सरदार, मुगल साम्राज्य के ही जो सरदार लोग थे, अमीर लोग थे, वो अपने ही गुटबाजी में अलग अलग भागों में बट गए, है ना। हुमायूं के दरबार में जो रहने वाले अमीर लोग थे, मुगल सरदार थे, वो वफादार नहीं बने। यानी हम कुछ लोगों को रखेंगे अपने काम के अंदर, तो अपने क्षेत्र के अंदर, घर के अंदर, और वही सब हमारे प्रति वफादार नहीं होंगे, तो फिर कैसे हम कोई चीज़ को जीत सकते हैं। वैसा ही काम हुआ यहाँ पर। जो हुमायूं के दरबार में रहने वाले अमीर थे और मुगल सरदार के लोग थे, वे अलग अलग गुटों में बट गए थे, ठीक है। हुमायूं के रिश्तेदार भी खुद हुमायूं को साथ नहीं देते थे और हुमायूं से बेहतर समझते थे अपने आप को, और दिल्ली के सिंहासन पर नज़र गड़ाए बैठे थे इनके ही खुद रिश्तेदार, और दिल्ली को ये लोग लूटना चाहते थे, इन्हीं के रिश्तेदार। तो दुश्मन तो छोड़ दो। हुमायूं का कमजोरी, कुछ कुछ हुमायूं का भी कमजोरी रहा है। दुश्मनों के अलावा खुद हुमायूं का भी स्वभाव भी उसकी एक बहुत बड़ी कठिनाई था। यानी हुमायूं दिल और स्वभाव के बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके लिए कठिनाई बन गया। कहा जाता है कभी बहुत अच्छे भी होना पाप है। वह एक वीर सैनिक तो था, यानी हुमायूं एक बहुत ही अच्छा सैनिक था, लेकिन उसमें एक कुशल सेनापति और कूटनीतिज्ञ के गुण नहीं थे। मतलब एक कुशल सेनापति मतलब सेना को कैसे संभालना, युद्ध कैसे जीतना है, और कूटनीति का मतलब अच्छे अच्छे विचार, अच्छा तरीका अपनाना, ये सब इनके अंदर गुण नहीं था। वह अत्यधिक दयालु था, अच्छे व्यक्ति थे, जिसका फायदा उसके भाइयों ने उठा लिया, है ना। अच्छे ये थे जिसकी वजह से इसका फायदा इनके भाइयों ने उठा लिया। वह अफीम का शौकीन था। कौन? हुमायूं जो थे वो अफीम का शौकीन थे, ठीक है। अक्सर किसी अफीम जो होता है दोस्तों, अफीम एक नशा पदार्थ होता है जिसका सेवन किया जाता है, ठीक है। तो वो अफीम का बहुत ज़्यादा शौकीन था, और अक्सर ही जब हुमायूं युद्ध को जीत जाते थे ना, तो वह हफ्तों तक, बहुत सारे हफ्तों तक जश्न मनाता था, मतलब खुशी मनाता था कि मैंने इस क्षेत्र को जीत लिया। और आराम करने के समय में वो अपना समय को गवा देता था, जिससे जो दुश्मन हार जाते थे ना, उसको दोबारा संभलने का मौका मिल जाता था। तो ये सब इन्होंने खुद गलतियाँ किए थे, ठीक है। चौसा का युद्ध, ये चौसा का युद्ध भी हार जाते हैं। शेरशाह ने हुमायूं को अचानक चौसा, जो कि बिहार में, हरा दिया। कौन? शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा एक क्षेत्र है, वहाँ पर युद्ध होता है, और उस युद्ध में हुमायूं की हार होती है। हुमायूं को इतना उस समय बरगलाना होता है, उसको अपना जान बचाने के लिए भी मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर मुश्किल से अपना जान भी बचाए थे। बिलग्राम का युद्ध, अगले ही साल शेरशाह यहाँ ने युद्ध में हरा दिया, फिर अगले ही साल शेरशाह ने हुमायूं को दोबारा बुरी तरह से हराया। इस हार के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी को छोड़ना पड़ा। अब इस हार के बाद हुमायूं को हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ना पड़ा, ठीक है, और वह 15 साल के लिए ही दर दर ठोकरों खाने पर मजबूर हो गया। और 15 साल के लिए, यानी 15 साल तक हुमायूं ने दर दर ठोकरें खाया, और इसका परिणाम सिर्फ इसके पापा का, बाबर का, और इन्होंने खुद भी गलतियां किया, क्योंकि जब आप युद्ध लड़ेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा दयावान होना, ईमानदार होना ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अपने ही भाई जो हैं वो आपको पैर खींचेंगे। निष्कर्ष, यह कहा जा सकता है कि हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ कुछ तो उसके विरासत में मिली थी। यानी हुमायूं को जो कठिनाइयाँ मिला ना, प्रारंभिक मतलब क्या, शुरुआत में इसको कठिनाई मिला। अगर बाद में मिलता तो अलग बात है, शुरुआत में इसको कठिनाई मिला।
और शुरुआत में कठिनाई मिलेगा, इसके पीछे दो कारण था। एक विरासत में मिली, विरासत मतलब इसके पिताजी से मिला कठिनाई, क्योंकि वो सारे दुश्मन पिताजी के ही थे। ठीक है, जैसे कि खाली खजाना, अफगानों की दुश्मनी, यानी अफगानों मतलब क्या, लोधी वंश से जो दुश्मनी इसके पिताजी पाल रखे थे। एक तो उनके पिताजी से मिला हुआ दुश्मनी था, और दूसरा खुद से ही उन्होंने कुछ पैदा किया है ना, कुछ उसने खुद पैदा किए थे, जिससे भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर देना, खुद कुछ आलसी हो जाना, कि युद्ध जीत करके आराम फरमाना, है ना। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता ही रहा, और लड़खड़ाते हुए उसकी मौत भी हो जाती है, और इस प्रकार से हुमायूं का पतन हो जाता है। अब दोस्तों फिर से मुगल साम्राज्य में हुमायूं के अब इनके बेटा आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कि हुमायूं के जो नेक्स्ट बेटा आते हैं वो मुगल साम्राज्य को कैसा चला पाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, शेरशाह के प्रारंभिक जीवन का वर्णन करें, या शेरशाह के मुख्य विजयों का वर्णन करें, या तो दे सकता है शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें। आंसर आपको ऐसा ही लिखना है। इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाला है कि शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें। ठीक है, यानी जो शेरशाह राजा थे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, जो शेरशाह राजा थे उसके प्रशासनिक सुधार मतलब जिस क्षेत्र को अपने कब्जा में लिए थे उसमें नियम कानून, किसानों के लिए काम करना, गाड़ियों के लिए आने जाने के लिए रास्ता बनाना, मतलब पूरा जो सिस्टम होता है ना उसी को बोलते हैं प्रशासनिक। अन्य नियम कानून बनाना, वहाँ अच्छे ढंग से सब कुछ चलाना, उसको बोलते हैं प्रशासनिक। ठीक है, मतलब हमारा देश जितना अच्छा चलेगा मतलब प्रशासनिक व्यवस्था उतना ही अच्छा है, और कोई भी देश जितना खराब चलता है मतलब उसका प्रशासनिक व्यवस्था उतना ही खराब है। तो शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छा था, तो इन्होंने उसको सुधारा कैसे था उसके बारे में हमको पढ़ना है। थोड़ा सा यहाँ पर एक लॉजिक समझना दोस्तों, उसके बाद यूँ ही पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। देखिए यहाँ पर ये जो अफगान वंश दिख रहा है, इधर आपको मुगल साम्राज्य दिख रहा होगा। जैसे हम लोग कैसे होता है, एक यादव जाति होता है, एक राजपूत जाति होता है, अलग अलग जाति होता है, वैसे ही पहले भी हुआ करता था अलग अलग साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, अफगान साम्राज्य बोलो चाहे अफगान वंश बोलो, बात एक ही पड़ता है। तो मुगल साम्राज्य में ये सब लोग आते थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, और अफगान वंश के एक राजा थे शेरशाह। ठीक है, चूँकि क्वेश्चन में भी हमारा शेरशाह के बारे में पढ़ना है इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ शेरशाह लिखा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो शेरशाह थे वो अफगान वंश के ही राजा थे, जो कि 1550 से 1545 तक शासन किए थे। अब ये सभी का मैंने नाम क्यों लिखा है दोस्तों, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि मुगल साम्राज्य के जो शासक थे वो बाबर थे, हुमायूं थे। अगर ये दोनों का नाम नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं। जिस समय अफगान वंश के शासक बने थे इधर शेरशाह, उसी समय इधर जो मुगल साम्राज्य के शासक बने थे वो अकबर बने थे। शेरशाह इतना अच्छा सुधार कर रहे थे ना, और इतना अच्छा नीति बना रहे थे ना लोगों के लिए, इसी का देखा सीखी से मुगल साम्राज्य में भी अकबर भी अपना नीति बना रहे थे, इसी को देख सीख करके। ठीक है, इसीलिए इसका यहाँ पर नाम आया है। नहीं तो ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे वो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अफगान वंश में एक शासक थे शेरशाह, और उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर सुधार किए, बस इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसी समय एक और दूसरे साम्राज्य के एक हमारे राजा होते हैं अकबर, जो कि किसके देखा सीखी से काम करते हैं, शेरशाह के देखा सीखी से ही ये अपने मुगल साम्राज्य में क्या करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। जैसे जैसे शेरशाह करते हैं उसी का देखा सीखी ये भी करते जाते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग भूमिका देखेंगे दोस्तों। देखो मध्यकालीन भारत, बात है कहाँ का, मध्यकालीन भारत के इतिहास में। ठीक है, शेरशाह सूरी, इसका पूरा नाम क्या था, शेरशाह सूरी। आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, भारत के इतिहास में शेरशाह जो सूरी है इसका नाम एक बहुत ही महान प्रशासन के रूप में लिया जाता है। ठीक है, प्रशासक मतलब दोस्तों नियम कानून को बहुत ही अच्छा से मैनेजमेंट करने वाला राजा को ही प्रशासक कहा जाता है। ठीक है, उसने 1540 से 1545 तक ही शासन किया, मात्र 5 साल ही शासन किया। ठीक है, 40 से 45 तक उसका शासनकाल बहुत ही छोटा था, क्योंकि 5 ही साल तक शासन किए थे। फिर भी उसने प्रशासन, सेना, सड़क, डाक व्यवस्था में ऐसे सुधार किए जिसका प्रभाव बाद में अकबर के शासन में भी दिखाई दिया। देखो दोस्तों, ये जो हमारे शेरशाह राजा थे ना, वो केवल 5 तक ही शासन किए, 5 साल तक ही शासन किए। ठीक है, और उसने प्रशासन में यानी कि वहाँ की जो नियम कानून की व्यवस्था था उसमें, सेना में, सड़क में, डाक व्यवस्था मतलब पार्सल जो एक जगह से दूसरे जगह भेजाया जाता था ना, किसी का भी चिट्ठी वगैरह होता था, तो ये सब चीज़ों में इन्होंने बहुत ही अच्छे से सुधार किए। और इन्होंने जो चीज़ों को सुधार किए ना, इन्होंने जिन चीज़ों को सुधार किया
उसी चीज़ों को बाद में अकबर के शासन में भी दिखाई दिया। मतलब जो जो चीज़ ये सुधार करते जा रहे थे, जब अकबर यहाँ के राजा बनते हैं ना, तो इसी चीज़ों को ये कॉपी करते हैं और शेरशाह का प्रभाव अकबर के ऊपर भी पड़ता है और ये भी उसी के देखा से कि यहाँ पर भी वैसा ही सुधार करने का प्रयास करते हैं। शेरशाह का उद्देश्य जनता को न्याय देना था, है ना, नहीं वहाँ की जनता के साथ न्याय करना था, किसी के साथ गलत हो तो उसको साथ देना था, राज्य की आय को बढ़ाना था, यानी जो क्षेत्र इसके अंदर था, ठीक है, उसके आय को बढ़ाना था। अगर ज़्यादा से आय मतलब क्या, इनकम, पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा किसी भी देश के पास तभी ना वो देश तरक्की करेगा। शासन को मजबूत बनाना था। शासन को मजबूत बनाना मतलब क्या, वहाँ ये जो राजपाट चला रहे थे ना उसको मजबूत करना था, तो ये सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए था, तो वो शासन को भी मजबूत कर रहे थे। राज्य की आय बढ़ा रहे थे। राज्य का मतलब ये दोस्तों उस समय के देश से, अभी राज्य मतलब हम लोग झारखंड बिहार समझते हैं ना, ये नहीं, उस समय राज्य का मतलब देश होता था, ठीक है। तो वो अपने देश की आय को बढ़ाना चाहते थे, वहाँ पर नियम कानून को मजबूत करना चाहते थे और वहाँ के लोगों को न्याय भी दिलाने के लिए काम करते थे। शेरशाह का मुख्य उद्देश्य होता था प्रजा का कल्याण करना। प्रजा मतलब देश का कल्याण करना, ठीक है। कृषि को बढ़ावा देना किसानों के लिए। साम्राज्य में शांति स्थापित करना, यानी साम्राज्य मतलब वही जो इलाका इसके क्षेत्र में था, यानी राज्य में भी आप बोल सकते हैं, राज्य में शांति स्थापित करना मतलब शेरशाह के अंदर जो भी इलाका आता था ना उसमें लोगों का कल्याण करना चाहते थे, कृषि को बढ़ावा देना चाहते थे और शांति स्थापित करना चाहते थे। तो कोई भी राजा अगर ये सब चीज़ों को बेहतर तरीका से अगर ये सब चीज़ों के ऊपर काम करे तो निश्चित तौर पर वहाँ की जनता भी नाम लेगी और वहाँ की जो व्यवस्था है वो भी बहुत ही आगे बढ़ेगी। आगे देखिए, देखते हैं शेरशाह के प्रशासनिक सुधार, इन्होंने क्या क्या चीज़ों को सुधार किया। सबसे पहला जो सुधार किया दोस्तों, केंद्रीय प्रशासन में सुधार किए। केंद्रीय मतलब होता है दोस्तों पूरे देश का जो एक इकलौता होता है, मतलब केंद्रीय मतलब ये समझो कि वैसा सुधार जो पूरे देश के लिए हो, हर एक जगह के लिए हो। ये नहीं कि हम कुछ नियम कानून बनाए वो कुछ ही क्षेत्र के लिए हो, नहीं। तो शेरशाह जो नियम कानून बनाए थे ना पूरे पूरे क्षेत्र के लिए बनाते थे, कोई एक जगह के लिए नहीं। तो उसी को बोला जाता है केंद्रीय प्रशासन में सुधार। केंद्रीय प्रशासन मतलब पूरे क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो शेरशाह ने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी कि अपने व्यवस्था को, अपने राजपाट को सही तरीक़ा से चलाने के लिए विभिन्न विभाग बनाया, मतलब अलग अलग विभाग बनाया कि इस विभाग का काम है किसानों को देखना, इस विभाग का काम है मरीजों को देखना, इस विभाग का काम है अगर किसी लोगों के साथ कोई गलत हो तो उसको न्याय दिलाना। मतलब अलग अलग अच्छे ढंग से चलाने के लिए अलग अलग विभाग बनाया गया शेरशाह के द्वारा। प्रत्येक विभाग के लिए योग्य अधिकारी को नियुक्त किया गया। अलग अलग जो विभाग बनाया गया था ना, सबको अलग अलग काम दिया गया था ना, वहाँ में से एक अधिकारी को मेन अधिकारी जो योग्य अधिकारी हो, मतलब बहुत ही अच्छा अधिकारी हो, ठीक है, जिसके पास ज्ञान हो उसके बारे में, उसको वहाँ पर नियुक्ति किया गया, ठीक है। राज्य के सभी महत्वपूर्ण कार्यों पर स्वयं निगरानी रखता था। जो शेरशाह थे ना वह राज्य के सभी कार्यों पर, यानी कि राज्य के अंदर जितने भी सारे कार्य होते थे ना सभी महत्वपूर्ण कार्यों पर वो खुद ही निगरानी रखते थे। अब अगर कोई राजा पूरे राज्यों पर खुद ही निगरानी रखे तो वो कैसे ही नहीं आगे बढ़ सकता है, निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। इससे प्रशासन अधिक व्यवस्थित रहा और प्रभावी रहा। अब देखो इतना कुछ ये बदलाव किए जिसकी वजह से प्रशासन जो था ना, प्रशासन मतलब क्या हो गया, प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब ये हो गया दोस्तों वहाँ के नियम कानून, वहाँ के मैनेजमेंट बहुत ही अधिक व्यवस्थित था, मतलब बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट था और प्रभावी था, मतलब अच्छा था, प्रभावी था मतलब टिकाऊ था, अच्छा से चला, इनका द्वारा बनाया गया व्यवस्था। आगे दोस्तों प्रांतीय शासन में सुधार। देखो अभी मैंने क्या देखा, पूरे इलाकों में इन्होंने क्या कर रखे थे, सुधार कर रहे थे, कोई एक जगह नहीं, पूरे इलाकों में, उसको प्रांतीय प्रशासन कहा गया। अब इसके अलावा जो अलग अलग छोटे छोटे जगह में इन्होंने बांट दिए थे ना, अलग अलग जगह में बांटे थे, जैसे हम लोग कैसे होता है पूरा देश है, उसके नीचे आ जाओगे तो फिर अलग अलग राज्यों में बांटा गया है, राज्यों से आओगे तो जिला में बांटा गया है, जिला से ब्लॉक में, ब्लॉक से पंचायत में, पंचायत से गांव में, ऐसे बांटा गया ना। तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से जगहों को बांट दिया गया था, ठीक है। उसी को बोला जाता है प्रांतीय प्रशासन में सुधार। प्रांतीय मतलब अलग अलग जगह, ठीक है, अलग अलग जगह। पूरे राज्य को कई सरकारों यानी जिलों में विभाजित किया गया था, ठीक है। जैसे भारत को अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया था ना, वैसे वहाँ के उस समय में पूरे देश को क्या किया गया था, यानी पूरे राज्य को, उस समय राज्य को देश ही कहा जाता था, ठीक है। तो उस समय पूरे देश को अलग अलग जिला में विभाजित किया जाता था और जिला को चलाने वाला कौन होता था, वहाँ के सरकार, वहाँ के एक व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं
मुख्यमंत्री लोग क्या करते हैं, राज्यों को संभालते हैं। उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री लोग यानी कि सरकार लोग क्या करते थे, जिलों को संभालते थे। अलग अलग जिला का अलग अलग मंत्री होते थे और उसको चलाने के लिए दे दिया जाता था। उसके अगर नीचे आएंगे तो दोस्तों तो सरकारों को आगे परगनों में बांटा गया था। ठीक है, परगनों मतलब होता है दोस्तों जो जिला से थोड़ा सा छोटा हो, यानी पंचायत लेवल का समझो। पंचायत लेवल के क्षेत्र को कहा जाता था परगनों। तो सरकार को आगे परगनों में बांटा गया था। ठीक है, यानी सरकार के आगे क्या किया गया था, परगनों में बांटा गया था। यानी जिले पहले बांटा गया था, जिलों के में काम करने वाले कौन थे, सरकार। उसके नीचे सरकारों को अलग अलग प्रांगणों में बांटा गया था, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी ये पूरा जिला है, अब इस जिला को अलग अलग प्रांगणों में बांटा जाएगा। प्रांगणों में कानून व्यवस्था, राजस्व वसूली, यानी राजस्व मतलब वही जो कर, जनता से टैक्स वसूल कैसे करना है, अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए थे। कहाँ पे, परगनों में। परगनों मतलब समझ जाओ दोस्तों जैसा पंचायत की जैसा होता था। ठीक है, अब पंचायत में क्या कर रखे थे, अलग अलग व्यवस्था कानून बना रखे थे, जिसके कारण अलग अलग ग्रामीण इलाकों से वहाँ के अलग अलग अधिकारी बना दिए थे पंचायत में। और वो लोग क्या करते थे, अलग अलग गांवों से किसानों से क्या करते थे, कर वसूल करते थे। यानी जो किसान लोग अपना फसल उपजाते थे उससे टैक्स लेते थे। इसीलिए परगनों का निर्माण किया गया था, ना कि पंचायत बनाया गया था। और वहाँ पर अलग अलग अधिकारियों को सौंप दिया गया कि आपको इस गांव से लेना है कर, आपको इस गांव से कर लेना, आपको ये सब ये ऐसा। ठीक है, इससे प्रशासन जनता तक आसानी से पहुंच सका। देखो इससे क्या हुआ पता है, प्रशासन मतलब जो नियम कानून की व्यवस्था है ना, वो जनता तक आसानी से पहुंच सका। जो ऊपर बैठे सिरसा कानून बनाते थे वो कहाँ तक पहुंच जाते थे, लोगों तक पहुंच जाते थे। उसका सारे नियम कानून अगर वो कुछ सुधार भी करते थे ना तो वो किसानों तक पहुँच जाता था, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही सिस्टम बना रखे थे। पूरी जो साम्राज्य फैला हुआ था दोस्तों, पूरी जो देश फैला हुआ था उसको कई जिलों में बांटा जाता था और जिलों में अलग अलग सरकारें होती थी। ठीक है, जैसे हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार होती है, वैसे जिला में अलग अलग सरकार होती थी। उसके बाद फिर परगना में बांटा गया था। परगना मतलब पंचायत की जैसा। फिर पंचायत में अलग अलग अधिकारी को नियुक्त किया जाता था कर वसूलने के लिए। फिर परगना से होता था नीचे, सबसे नीचे गाँव स्तर पर जो किसान लोग खेती वगैरह करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं भूमि एवं राजस्व व्यवस्था में सुधार। भूमि में भी सुधार किया गया था ताकि किसान लोग अधिक से अधिक फसल उपजाए और अधिक से अधिक टैक्स दे, है ना। और राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था मतलब कर लेने की व्यवस्था, यानी जमीन में सुधार कर रहे थे, इसके बदले वो क्या कर रहे थे, कर भी ले रहे थे। उसी को बोला गया भू राजस्व। सिरसा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है उसका भू राजस्व व्यवस्था, यानी वो टैक्स जो वसूलते थे। ठीक है, टैक्स वसूलने का इसका बहुत ही अच्छा तरीका था। उसने भूमि की माप करवाई, पहले भूमि का नापवाया कि कौन सा किसान के पास कितना भूमि है। मान लो कि एक किसान के पास 20 एकड़ है, एक के पास 1 एकड़ है, तो दोनों से एक ही जैसा टैक्स नहीं ले सकते ना, क्योंकि किसी को ज़्यादा फायदा हो रहा है, किसी को कम फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने भूमि को माप करवाया, उसकी उपज के आधार पर कि कौन किसान के पास कैसा भूमि है, कितना भूमि है, उसको कितना उपज हो रहा है, कितना फसल को उगा रहे हैं, उसी के आधार पर कर को निर्धारित किया गया, मतलब टैक्स को निर्धारित किया गया, जो कि बहुत ही अच्छा व्यवस्था था। इससे किसानों के पेट पर लात नहीं मारा था। ठीक है, किसानों को लिखित पट्टा दिया गया, यानी कि किसानों को लिख करके पत्र दिया गया जिसमें ये बताया गया कि भूमि और कर का विवरण होता था। यानी कि जो किसानों को लिख करके पत्र देता था ना, उसमें पूरी विवरण होता था कि कैसे टैक्स देना है, किसके पास कितना ज़मीन होगा तो कितना टैक्स देना, सारा बायोडाटा किसानों को दे दिया जाता था। ठीक है, और किसानों से कबूलियत ली जाती थी। कबूलियत मतलब कबुलाया जाता था, यानी उससे उगलाया जाता था कि वो किस समय अपना टैक्स को देंगे। ठीक है, जिसमें वह निर्धारित कर देने का वचन देता था। यानी कबूलियत मतलब क्या, वो कबूल करवाते थे किसानों से कि आप लोग कबूल कीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, हर एक समय जैसे ही जो भी तारीख को सेट किया गया था, बोल हर एक तारीख को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि कर देंगे, ये आप लोग वचन कीजिए। तो किसान लोगों ने भी वचन किए थे कि हाँ हम लोग एक निर्धारित समय पर जो भी टैक्स होगा, जो भी कर होगा, वो हम लोग अपने देने का वचन करते हैं। मतलब क्रिया कसम खिलाया गया था, ऐसे समझो। ठीक है, कर की दर सामान्य तो उपज के लगभग 1/3 भाग रखे गए थे। जो कर था ना टैक्स, वो किसानों से कितना लिया जाता था, तो 1/3। 1/3 का मतलब हो गया कि अगर 3 बोरा फसल उपज रहा है तो 1 बोरा क्या लेंगे, सिरसा लेते थे, यानी कि जो वहाँ के राजा थे देखभाल करने के लिए। ठीक है, तो ये गलत नहीं होता, अपने व्यवस्था को, अपने जनता के लिए, जनता को चलाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरत होता है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा व्यवस्था था कि 3 इकाई में से एक इकाई को ले लेते थे टैक्स के रूप में। इससे किसानों पर अत्याचार कम हुआ। इससे किसानों पर क्या हुआ, अत्याचार कम हुआ। किसान जितना करते थे उससे एक मात्रा दे देते थे अपने सरकार को, और राज्य की आय भी बढ़ने लगा। मतलब किसान पर अत्याचार भी नहीं होने लगा, और जो राज्य की आय है वो भी बढ़ने लगा, राज्य भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से फायदा हो रहा है, इनका देश भी आगे बढ़ रहा है और इधर के किसान भी आगे बढ़ रहे हैं।
आगे देखिए दोस्तों क्या, न्याय व्यवस्था में सुधार। जो शेरशाह थे ना वो सिर्फ लोभी के ही नहीं थे कि बस कर वसूल कर रहे हैं, कर वसूल कर रहे हैं, ये न्याय व्यवस्था को भी सुधार रखे थे। न्याय व्यवस्था मतलब कोई भी किसानों के साथ, कोई भी लोगों के साथ अगर गलत हो तो उसके प्रति वो न्याय दिलाने को उसको काम करते थे। शेरशाह न्याय प्रिय शासक थे, मतलब वो न्याय से रिलेटेड, न्याय से जुड़े हुए व्यक्ति थे, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे। सभी लोगों को समान न्याय देने का प्रयास करता था, यानी कि जितने भी लोग हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबको एक जैसा न्याय देने का काम करते थे। ठीक है। अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था, अगर कोई अपराधी होते थे वहाँ पर, ठीक है, तो उसको कठोर से कठोर दंडित कार्रवाई किया जाता था। न्याय व्यवस्था के कारण राज्य में शांति और सुरक्षा बनी रहती थी। देखो उस समय कोई भी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, क्योंकि न्याय व्यवस्था उस समय लागू था शेरशाह के द्वारा, तो उस समय बिल्कुल शांति और सुरक्षा बनी हुई थी। ठीक है। उसके बाद सैन्य व्यवस्था में सुधार, इन्होंने अपने सेना को भी मजबूत कर रखे थे। ठीक है। सेना को मजबूत और अनुशासित बनाया। ठीक है। इन्होंने जो शेरशाह थे वो अपने सेना को बहुत ही मजबूत और अनुशासित किए। ठीक है। अनुशासित का मतलब ये दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे तरीके सिखाए गए कि किस हमले के समय कैसे लड़ा जाना है। नेक्स्ट है सैनिक का विवरण सरकारी अभिलेखों में दर्ज किया जाता था, यानी जो सरकारी अभिलेख होते थे ना उस समय सैनिक का पूरा विवरण दर्ज होता था कि सैनिकों के प्रति कितना पैसा खर्चा हुआ, कहाँ क्या खर्चा हुआ। ठीक है। सैनिकों का पूरा पूरा विवरण सरकारी के अभिलेख में दर्ज किया जाता था। घोड़ों पर दांग ब्रांडिंग लगाने की व्यवस्था की गई थी ताकि धोखाधड़ी ना हो। देखो घोड़ों पर दाग मतलब क्या हो गया, घोड़ों में एक चिन्ह लगाया गया था ताकि पता चले कि ये घोड़ा कौन सा सैनिक का है, नहीं तो इससे क्या होगा, धोखाधड़ी हो जाएगा, ये सैनिक उसके घोड़ा और वो सैनिक इसके घोड़ा लेके चले जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए घोड़ों पर मोहर लगाया गया, मतलब दाग लगाया गया। सैनिकों का हुलिया पहचान पत्र तैयार किया गया, यानी सैनिकों का जो पहचान पत्र भी तैयार किया गया जिसको आईडी कार्ड कहते हैं। ठीक है। ताकि आईडी कार्ड रहेगा तब ना हम लोग जानेंगे कि हाँ ये एक्चुअल का सैनिक है, नहीं तो हो सकता कोई भी आकर के घुस जाता। सैनिकों को नियमित वेतन भी दिया जाता था, जब तक वेतन सही से नहीं मिलेगा तब तक कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि सबका घर परिवार होता है, तो सैनिकों को नियमित रूप से हर महीना वेतन मिलता था, जिसके कारण कहा जाता है शेरशाह को कि उन्होंने सैन्य व्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीक़े से सुधार रखे थे। नेक्स्ट सड़क एवं यातायात व्यवस्था में सुधार, इन्होंने सड़क को, गाड़ियों को आने जाने के लिए सड़क बनाए रखे थे, और यातायात व्यवस्था की आने जाने की व्यवस्था को भी बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने सुधार कर रखे थे। शेरशाह ने अनेक सड़कों का निर्माण करवाया था, बहुत सारे सड़क का इन्होंने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। सबसे प्रसिद्ध सड़क ग्रैंड ट्रक रोड थी, यानी इन्होंने जो सड़क बनवाया था ना उसमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो सड़क था वो ग्रैंड ट्रक रोड था। एक नंबर में आ सकता है। ठीक है। अगर याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, लिख दे, आपको लिख देना कि ये बहुत ही प्रसिद्ध सड़क भी बनवाए थे जो बंगाल से पंजाब तक जाती थी। सड़क के किनारे छायादार वृक्ष भी लगवाए थे, यानी कि पेड़ लगाया जाता ना, तो ये रास्ते के बगल में पेड़ भी लगवाए थे। यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों मतलब क्या, जो ठहरने के लिए एक छोटा सा जगह बना दिया जाता है। जैसे आप देखे होंगे बस स्टैंड होता है, ऑटो स्टैंड होता है, वैसे यात्रियों को ठहरने के लिए उन्होंने क्या बना दिया था, कैबिन बना दिया गया था इन लोगों के लिए, उसी को बोला जाता है सरायों। इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखे थे वो। डाक व्यवस्था में सुधार, यानी पार्सल को, यानी पत्र को एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था कर रखे थे। सड़कों के किनारे सरायों में डाक चौकियां स्थापित की गई थी, यानी जो सड़क के किनारे जो यात्रियों को ठहरने के लिए सराय जो कैबिन बनाया गया था ना, उसी कैबिन में डाक चौकी बनाया गया था, यानी वहाँ डाक के लोग रहते थे, वो चिट्ठी इस डाक तक पहुँचता था और फिर इसका चिट्ठी इस डाक तक पहुँचता था, फिर इसका चिट्ठी इस डाक तक पहुँचता था, ऐसे कर करके चिट्ठी एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाया जाता था। घुड़सवार दूतों द्वारा संदेश का आदान प्रदान किया जाता था, तो जो घोड़ा पर सवार लोग होते थे ना वही एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी पहुंचाने का काम करता था। इससे समाचार, सरकारी आदेश जल्दी पहुंच जाते थे। इससे जो भी समाचार होता था लोगों को, हो सकता है कोई लोग किसी परिवार के दूर जगह पर हैं तो उसको अगर वहाँ संदेश पहुँचाना है तो तुरंत वो समाचार को पहुँचा देते थे, और जो भी सरकार के आदेश होते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते थे, मतलब कुछ भी पहुँचाना हो तुरंत पहुँचा देते। ठीक है। नेक्स्ट है मुद्रा व्यवस्था में सुधार। मुद्रा मतलब पैसों में, जैसे हमारे पैसे अभी क्या है, जो हमारे रुपये हैं वो सिक्के चल रहे हैं, ठीक है, नोट भी चल रहे हैं, वैसे ही वहाँ की जो मुद्रा व्यवस्था था ना, यानी पैसों में बदलाव किया गया था। शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपया चलाया था। यह मुद्रा पूरे राज्य में मान्य थी, यानी कि पूरे राज्य में चलता था इसका पैसा जो चांदी वाला था। सो व्यापार को इससे बढ़ावा मिला, क्योंकि व्यापार हम करते थे तो हमको चांदी के सिक्के मिलते थे जो जिसका कीमत ज़्यादा था। बाद में मुगलों ने भी इसी व्यवस्था को अपनाया। मुगलों मतलब क्या दोस्तों, मुगलों मतलब हो गया इधर वाले, मुगलों मतलब इधर वाले शासक, जैसे अकबर, हुमायूं, बाबर,
ये सब। तो बाबर और हुमायूं तो बहुत पहले ही मर चुके थे, तो बचे कौन थे? अकबर। तो अकबर ने भी इसके देखा सीखे से चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, चलो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद है, बाद में मुगलों ने भी इस व्यवस्था को अपना, ये हो गया पुलिस व्यवस्था में सुधार। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया गया था। गांवों और नगरों में अधिकारियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। गांवों और गांव से जो थोड़ा सा बड़ा होता है नगर, जैसा कि हम जिला कह सकते हैं जिसको, ठीक है। गांवों और नगरों में भी बहुत सारे अधिकारियों को सुरक्षा के लिए जिम्मेदार दिया गया था, सौंपा गया था। चोरी और डकैती पर कठोर नियंत्रण रखा गया था, यानी कि अगर कहीं भी चोरी और डकैती ना हो इसके लिए कठोर नियंत्रण रखा गया था, पुलिसों को तैनात किया गया था। अगर निष्कर्ष के रूप में देखें दोस्तों, तो शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक व्यवस्था, सेना, सड़क, डाक व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसने शासक अधिक संगठित और प्रभावी बना। जिससे क्या हुआ, शासन व्यवस्था, नियम कानून सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से और प्रभावी ढंग से लंबे समय तक चले। उसके सुधारों का प्रभाव, यानी जो शेरशाह सुधार किए थे ना, उसका प्रभाव आगे चल करके अकबर पर भी पड़ा, जो दूसरे साम्राज्य के शासक थे अकबर, ठीक है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा। मतलब वो भी इसके देखा सीखे से चीज़ों को बदलाव कर रहे थे वो अपने क्षेत्र में। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। चौथा, अकबर की धार्मिक नीति दे दे या अकबर की राजपूत नीति, ये दोनों मैंने इस आंसर में बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करे या तो दे दे अकबर की राजपूत नीति का मूल्यांकन करे। ठीक है, और बिल्कुल मैं आपको एक ट्रिक से समझाऊंगा दोस्तों, यूं ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने पहले ही भी वीडियो में ये सब चीज़ों को समझा रखा था। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, ये हमारा जो है वो एक मुगल साम्राज्य है। पहले के राजा लोग बहुत ही बड़े क्षेत्र को अपने कब्जा में करके रखते थे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये बहुत बड़े क्षेत्र है, भले यहाँ पर आपको छोटा देखने में लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा एरिया में फैला हुआ है, बहुत बड़ा। ठीक है, और ये पूरा का पूरे किसके नाम से जाना जाता है? मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुगलों लोगों का ही क्या था? राज था। जैसे अलग अलग हम लोग जाति कैसे होते हैं, यादव जाति, राजपूत जाति, ये सब। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर उस समय मुगल वालों का ही क्या था? पूरा का पूरा राज था। ठीक है, तो फर्स्ट में जो यहाँ पर राजा आते हैं वो बाबर होते हैं। ठीक है, बाबर राजा यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। युद्ध करके सारे ज़मीन को जीत लेते हैं, लेकिन उसको आगे चला नहीं पाते थे। फिर इसका मृत्यु हो जाता है, तो इसका बेटा फिर यहाँ का मुगल साम्राज्य का राजा बनता है, हुमायूं। हुमायूं क्या था दोस्तों? चूँकि यहाँ का जब इसके पिताजी डेथ किए थे ना, उसी समय यहाँ का पूरा खजाना ख़त्म हो गया था। तो कुल मिलाकर के ये समझो, हुमायूं भी मुग़ल साम्राज्य को आगे बढ़ाने में नाकाम रहा, आगे नहीं बढ़ा पाए। उसके बाद हुमायूं का बेटा आता है अकबर। अकबर एक अच्छे शासक निकलते हैं, अच्छा राजा निकलते हैं, जो कि मुग़ल साम्राज्य को बहुत ज़्यादा आगे लेकर के चल जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अच्छा लिखा गया कि अकबर जो थे वो बहुत ही अच्छा राजा थे, जो कि मुग़ल साम्राज्य को आगे ले जाने में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाएं। और अकबर का दो नीति है, एक धार्मिक नीति और एक राजपूत नीति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अकबर ने सभी धर्म के लोगों को एक साथ मिलाकर के काम किया। ठीक है, तो इसीलिए इसको धार्मिक नीति कहा जाता है। और जो राजपूत जाति के लोग थे ना, उसको भी अपने में साथ में मिला लिया। ठीक है, इसलिए इसको राजपूत नीति भी कहा जाता है। अभी तक के जो भी शासक आए थे, वो ना तो सभी धर्म को एक साथ मिला पाए थे, ना तो राजपूतों को एक साथ मिला पाए थे, ना तो मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाने में हाथ था उनका। लेकिन जैसे ही अकबर आते हैं, तीसरा शासक, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, जैसे ही तीसरा राजा यहाँ के आते हैं अकबर, वो मुगल साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा आगे ले जाते हैं। और इनके दो नीति बहुत फेमस है, धार्मिक नीति और राजपूत नीति। तो इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर को। ठीक है, चाहे धार्मिक नीति दे दे इसका, चाहे तो इसका राजपूत नीति दे दे। ठीक है, हम दोनों नीति बताएंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में सिर्फ धार्मिक नीति दे दे, तो आपको धार्मिक नीति वाला पहले लिखना है, बाद में राजपूत नीति लिखना है। और अगर राजपूत नीति पर दे दे तो पहले आपको राजपूत नीति वाला लिखना है, उसके बाद धार्मिक नीति वाला लिखना है। ठीक है, चलो देखो, अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, मुगल साम्राज्य में तो पहले भी बाबर आ चुके थे, हुमायूं भी आए हैं, लेकिन ये सब उतना ज़्यादा इसको आगे लेकर के नहीं गए, इसलिए अकबर को ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है, अकबर जो थे वो मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। अकबर मुगल वंश के, चाहे मुगल साम्राज्य बोलो चाहे मुगल वंश बोलो, बात एक ही पड़ता है। अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे। जो अकबर थे वो मुगल वंश बोलो चाहे मुगल साम्राज्य बोलो, इसके कौन में शासक थे? तीसरे शासक थे। ठीक है,
वे अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद लगभग 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। जब इनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाता तो पूरी गद्दी कौन संभालता है? उसका गद्दा मतलब उसका सीट अकबर जी संभालते हैं। ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद लगभग 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ जाते हैं। उसने केवल युद्ध और विजय पर ही ध्यान नहीं दिया। ये जो अकबर है ना, उन्होंने सिर्फ युद्ध ही नहीं किया और विजय मतलब जीत पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि भारत की विभिन्न जातियों, भारत के अंदर जितने भी सारे जाति थे, धर्म थे, समुदाय के सभी को साथ में लेकर के चलने का नीति अपनाया। क्योंकि उस समय ये भारत में ही कब्जा किए थे। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, उस समय भारत में ही कब्जा किए थे, इसलिए यहाँ पर भारत का नाम आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि इसके पहले जो ये बाबर थे ना, ये सिर्फ युद्ध को जीतने में ध्यान देते थे और जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन ये राजा ऐसा नहीं किए, ये केवल युद्ध और जीतने के चक्कर में ही नहीं रहे, बल्कि भारत की अलग अलग जातियों, धर्मों और समुदायों के साथ सभी को लेकर के चलने का नीति बनाए। उसकी धार्मिक नीति का मुख्य उद्देश्य था कि साम्राज्य में शांति, एकता और स्थिरता का स्थापित करना। मतलब इनका एक नीति था धार्मिक नीति। धार्मिक नीति के अंतर्गत ये सभी धर्मों को एक समान देखना चाहते थे, ताकि शांति बना रहे, एकता बना रहे और स्थिरता मतलब बना रहे मतलब शांति बना रहे। स्थिरता मतलब क्या? शांति, कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसी कारण उसने राजपूत के साथ, देखो अब क्या होता है, मतलब अच्छा शासक बनने के लिए, सभी को मिला करके चलने के लिए धार्मिक नीति तो बनाए ही बनाए, जिसमें से सभी धर्मों को एक जैसा व्यवहार किए, सभी के साथ एक जैसा सभी को मिला करके चलते थे। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किए, इसी के कारण उसने क्या किया, इसी के साथ साथ राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। जो राजपूत जाति के लोग थे ना, उसके साथ भी मित्रतापूर्ण यानी कि दोस्ती के जैसा संबंध बनाया, जिसे उसकी राजपूत का नीति कहा जाता है। मतलब सभी धर्मों को एक साथ मिलाकर के चले, वो धार्मिक नीति हो गया। और राजपूतों के साथ इन्होंने बहुत ही अच्छा गहराई से संबंध किए, अच्छा संबंध बनाए, तो इसी को कहा जाता है राजपूत नीति। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अकबर की धार्मिक नीति। मतलब ये सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता मतलब होता है सभी धर्मों को लेकर के चलना, सभी धर्मों का बात मानना, सभी धर्मों को, लोगों को एक दृष्टि से देखना, सम्मान करना। ठीक है, और समान का व्यवहार किया, यानी सभी धर्मों के प्रति इन्होंने सहिष्णुता, अगर सहिष्णुता नहीं लिख पाओगे दोस्तों तो आप सीधे लिखेंगे अकबर ने सभी धर्मों को एक नज़र से, एक समान व्यवहार से उन्होंने देखा। उसकी धार्मिक नीति के प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। पहला, जजिया कर समाप्त किया। देखो जजिया कर, ठीक है, अकबर ने 1564 में हिंदुओं पर लगाए जाने वाला जो जजिया कर था ना, एक जजिया कर था दोस्तों, जो किसानों से टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, और किसानों के ऊपर भारी मात्रा में क्या किया जाता था, टैक्स वसूला जाता था, जिसकी वजह से किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो किसानों पर लगाया जाने वाला जो जजिया कर था ना, वो समाप्त कर दिया गया। इससे जो हिंदुओं में संतोष और विश्वास बढ़ा, इससे जो हिंदुओं में था ना वो संतोष बढ़ा, विश्वास बढ़ा, किसके प्रति, अकबर शासक के प्रति। दूसरा, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। पहले लोग कहीं तीर्थ यात्रा मतलब क्या, कोई अच्छे पूजा पाठ करने के लिए अगर कोई व्यक्ति कहीं घूमने के लिए भी जाते थे ना, तो उससे पैसा लिया जाता था, कर लिया जाता था, यानी कि टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो हिंदू तीर्थ स्थलों पर लगाए जाने वाला जो कर था, टैक्स था, उसको भी समाप्त कर दिया, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब अब लोग अपने धर्म के प्रति स्वतंत्र, कहीं भी जाकर के घूम सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अब कोई भी किसी से कोई टैक्स वसूली नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सभी धर्मों का सम्मान। ये सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखें, सम्मान किए, इज्जत किए। अकबर ने हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के विद्वानों को सम्मान दिया और उसके विचार भी सुने। मतलब ये जितना भी मैंने आपको धर्म बताया ना, इसके जो मेन गुरु हुआ करते थे ना, यानी विद्वान जो थे ना, उसको भी इन्होंने सम्मान किया। और अगर ये इसके जो विद्वान थे अगर कुछ विचार देते थे ना, तो इसके विचार को भी अकबर क्या करते थे, सुनते थे और अमल करते थे। नेक्स्ट है इबादत खाना की स्थापना। इबादत खाना की स्थापना मतलब क्या है दोस्तों, इबादत खाना क्या है, तो देखो 1575 ईस्वी की बात, अगर डेट याद रहेगा तो ठीक है ना, तो आप सीधे आगे बढ़ेंगे। इबादत खाना की स्थापना की है जहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वान धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। देखो एक इबादत खाना क्या होता था, जहाँ पर सभी धर्म के जो विद्वान लोग होते थे, सभी धर्म के जो विचारक लोग होते थे ना, वो बैठते थे और आपस में सभी धर्मों के बारे में बात विचार करते थे, सभी धर्मों पर अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दे पर बात करते थे। ठीक है, तो इन्होंने इबादत खाना भी
बनवा दिया था, ठीक है, ताकि सभी धर्म के जो मेन गुरु लोग हैं वो बैठेंगे और अपने धर्म के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। नेक्स्ट है दीन ए इलाही की स्थापना। इन्होंने दीन ए इलाही की भी स्थापना किए थे। ये क्या, देखिए ये 1582 की बात है। अकबर ने दीन ए इलाही नामक नया धार्मिक मत प्रारंभ किया। ये एक धर्म से रिलेटेड मत प्रारंभ किया, ठीक है। इसमें क्या था, देखिए जिसमें विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया गया। दीन ये इलाही में जो जो लोगों के अच्छे बात थे ना, यानी कि अलग अलग धर्मों से बातचीत किया जाता था और इस धर्म के क्या मत है, यानी इसका क्या विचार है, उस धर्म का क्या विचार है, सभी से धर्म के अलग अलग लोगों से विचार लेते थे और जो अच्छे अच्छे बातें होते थे ना उसको शामिल किया करते थे। इसी को कहा गया दीन ए इलाही, मतलब सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे और सभी की बातों को सुनते थे, जिनके बातों अच्छे लगते थे उसको अमल करते थे, यानी कि शामिल करते थे इसमें। नेक्स्ट है सुलह ए कुल की नीति। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति भी अपनाया। सुलह ए कुल मतलब क्या, सभी के साथ शांति, सभी धर्मों के साथ शांति व्यवहार करना है ना, की नीति अपनाई। यह उसकी धार्मिक नीति का आधार था, यानी उनका धार्मिक नीति का आधार यही था कि शांति बना रहे, तभी हम जीत पाएंगे, तभी हम आगे अपना राजपाट को चला पाएंगे। इसलिए शांति ही इसकी धार्मिक नीति का जड़ था, ठीक है दोस्तों। अब जरूरी नहीं कि जैसा मैंने लिखा वैसा ही आप लिखोगे। हमने 2 ही लाइन में लिखा, आप चाहो तो 3 लाइन भी कर सकते हो, 4 लाइन भी कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि जितना मैंने पॉइंट बताया उतना पॉइंट आप जैसे कि मैंने बताया वैसे ही लिखो। आप जो भी कुछ लिखें दोस्तों वैसे ही आप आंसर में उतारेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि एक एक नंबर आपके लिए मायने रहेगा। आपको रटना नहीं है, इतना नहीं रट पाओगे। जैसे जैसे समझ रहे हो वैसे वैसे आपको छापते जाना है। अब देखेंगे दोस्तों अकबर की राजपूत नीति। अगर धार्मिक नीति पहले देता तो पहले आपको धार्मिक नीति लिखना है, देन उसके बाद राजपूत नीति। अगर राजपूत नीति आपको पहले देता है क्वेश्चन में कि राजपूत नीति पर वर्णन करें, तो राजपूत नीति आपको पहले लिखना है, उसके बाद अकबर नीति लिखना है। लेकिन क्वेश्चन देगा दोनों में से किसी एक पर, या तो अकबर नीति पर देगा या तो फिर धार्मिक नीति पर देगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं दोस्तों अकबर की राजपूत नीति, यानी कि अकबर ने राजपूतों के प्रति कौन सा नीति अपनाया, राजपूतों के जो जाति के लोग थे ना उसको अपने तरफ कैसे खींचें। तो सबसे पहले वैवाहिक संबंध, यानी कि विवाह का संबंध, ठीक है। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किए। देखो ये जो अकबर थे ना वो राजपूतों को अपने तरफ खींचने के लिए ये जो राजपूत की बेटियां थी, यानी राजकुमारियां जो लड़कियां हुआ करती थी, उससे ये क्या कर लेते थे, शादी कर लेते थे ताकि रिश्ता बने रहे राजपूतों से। सबसे प्रसिद्ध विवाह इन्होंने जो किया था वो हरखा बाई से किए थे, जिसको हरखा बाई को जोधा बाई भी कहा जाता है। जैसा हर एक लड़की का अलग अलग नाम होता है, तो हरखा बाई से इन्होंने शादी किए थे और हरखा बाई का ही प्यार से दूसरे लोग पुकारते थे, जोधा बाई भी कहते थे इसको, ठीक है। इनसे इनका शादी हुआ। हरखा बाई राजा भरमल की पुत्री थी। अगर इतना नहीं लिख पाएंगे तो आप ये सब पॉइंट को छोड़ सकते हैं, बस इतना लिखना है। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत या तो राजपूत नीति को बढ़ावा देने के लिए राजपूत के राजकुमारियों से विवाह किए थे। ये उनमें से एक थे हरखा बाई, ठीक है। हरखा बाई से इन्होंने विवाह किए थे। पहले के आपको पता है राजा लोग एक नहीं बहुत अनेकों विवाह करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है उच्च पद प्रदान करना, यानी राजपूत के लोगों को उच्च पद देते थे, उच्च दर्जा देते थे ताकि उनको एहसास हो कि नहीं हमको बहुत अच्छा इज्जत मिल रहा है और वो हमारे में शामिल हो जाए। राजपूतों को सेना में, प्रशासन में, प्रशासन मतलब नियम कानून व्यवस्था को संभालने में उच्च पद दिए गए। उदाहरण के लिए राजा मानसिंह और राजा टोडरमल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दिया गया कि आपको ये जिम्मेदारियां दिया जाता है, यानी कि बड़े बड़े ऊंचे पद दिए गए। ये सब राजपूत जाति के लोग थे। आगे देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। राजपूतों को अपने धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता थी। ऐसा नहीं कि अकबर जो थे वो मना करते थे राजपूतों को, नहीं, राजपूतों को खुला छूट दे रखा था कि जो भी आप लोग का नियम धर्म है, जाति है, संस्कृति, रीति रिवाज है, उसके अकॉर्डिंग आप सारे पूजा पाठ वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मित्रता और सहयोग, जो अकबर थे ना वो राजपूतों के साथ मित्रता और सहयोग की भावना रखते थे, ठीक है। अधिकांश राजपूतों राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। देखो जो बहुत सारे राजपूत थे ना वो राज्यों ने, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो राज थे, राजपूत के जो राज थे, ऐसे समझो राजपूतों के जो टोला मोहल्ला था,
ठीक है। तो राजपूतों के जो राज्य थे ना वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम अकबर के साथ मिल के रहेंगे। यानी कि जो राजपूत के राज्य के लोग थे ना, यानी कि राजपूत के क्षेत्र के लोग वो अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिए, मतलब इसके साथ रहने के लिए तैयार हो गए और मुगल साम्राज्य के सहयोगी बन गए और मुगल साम्राज्य को मदद करने लगे। मुगल साम्राज्य को चलाने वाले कौन थे? अकबर तो ही थे और ये लोग अकबर को मदद करना शुरू कर दिए, उसमें शामिल हो गए। कौन लोग? राजपूत लोग। विरोध करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई। देखो अगर कोई लोग विरोध भी करते थे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते थे अकबर। कुछ राजपूत शासकों विशेषकर महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, यानी लगभग सभी राजपूत जो लोग थे ना वो अकबर की तरफ आ चुके थे, लेकिन राजपूत के जो बहुत बड़े बड़े शासक हुआ करते थे ना, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे ना, वो क्या थे? इधर आने की अकबर की तरफ शामिल होने से साफ साफ मना कर दिए। ठीक है, तो अकबर ने उनके विरुद्ध क्या किया? सैन्य अभियान चलाया, यानी कि सेना का प्रयोग किए, सेना का मदद लेकर के जबरदस्ती अपने में शामिल कर लिए। ठीक है, मतलब जो सही से माने ठीक है, जो सही से नहीं माने उसको सेना के बल से अपनी ओर खींच लिया जाता था। अब आगे देखते हैं अकबर की धार्मिक एवं राजपूत नीति का मूल्यांकन। ठीक है, अकबर की धार्मिक नीति और राजपूत नीति का मूल्यांकन हम लोग देखते हैं। भले ये क्वेश्चन में नहीं बोला है लेकिन हम लोग मूल्यांकन करेंगे क्योंकि 15 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसके अकबर की धार्मिक नीति और राजपूत नीति, जो अकबर ने अपने धार्मिक नीति और राजपूत नीति को अपना रखा था, उसमें इसका कुछ सकारात्मक भी पहलू है और कुछ नकारात्मक भी पहलू है। मतलब कुछ चीज़ें अच्छाई भी है और कुछ चीज़ें इनका बुराइयां भी है। सबसे पहले देखते हैं सकारात्मक मतलब अच्छाई चीज़ें। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला, यानी ये सभी धर्मों जातियों को एक साथ मिला कर चल रहा था, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला, मतलब सब लोग मिल कर रहने लगे। हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं हुआ, सभी के बीच सहयोग की भावना बढ़ा। राजपूतों का समर्थन मिलने से मुगल साम्राज्य मजबूत हुआ। जो अकबर का मुगल साम्राज्य था वो मजबूत हुआ, क्यों? क्योंकि राजपूत लोग समर्थन करने लगे। प्रशासन में योग्य व्यक्ति को अवसर मिला। प्रशासन में मतलब क्या? नियम कानून को संभालने में राजपूत के जो बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जो संभाल सकते थे, जिसके पास ज़्यादा गुण था, वो सभी को अवसर मिला। ठीक है, काम करने के लिए उसको वेतन भी मिलता था उसके बदले। धार्मिक सहिष्णुता की स्थापित किए। देखो सहिष्णुता मतलब, धार्मिक सहिष्णुता मतलब क्या? सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, ऐसे नीति को भी इन्होंने स्थापित किए। साम्राज्य का विस्तार में सहायता भी मिला। इनको साम्राज्य का विस्तार करने में बहुत ही ज़्यादा लोगों से सहायता मिला, अलग अलग जाति धर्मों के लोगों से। अब देखते हैं इसका कुछ नकारात्मक पहलू, मतलब नेगेटिविटी चीज़ें। कुछ कट्टर मुस्लिम थे जो अकबर की नीति से असंतुष्ट थे। जो अकबर ने नीति बनाया था ना, कहा जाता ना 10 लोग में से 2 लोग आपके काम से नाराज ही रहेंगे, है ना। दीन ए इलाही को जनता का व्यापक समर्थन नहीं मिला। दीन ए इलाही बनाया गया था क्यों? पता है? जनता के लिए, कि अलग अलग जाति धर्म के लोग क्या अपना विचार रख सकते हैं और जिनका विचार अच्छा लगेगा उन्हीं के विचारों को शामिल किया जाएगा। तो ये चीज़ों लोगों को अच्छा नहीं लगा। सभी राजपूत शासकों ने उसकी नीति स्वीकार नहीं किया, यानी कि जो अकबर जो नीति बनाते थे ना, वो सभी राजपूत के जो शासक के लोग थे ना, यानी राजपूत के जो मेन राजा लोग थे ना, वो स्वीकार नहीं किए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह नीति लाभ प्राप्त करने के साधन भी था। कुछ इतिहासकारों का, यानी कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अकबर इतना बस फुसला बहका रहे हैं दूसरे जाति धर्मों के लोगों को, इसलिए ताकि अकबर को फ़ायदा हो सके। मतलब अकबर अपने फ़ायदा के लिए ये सब चीज़ों को जाल का रच रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। अब देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष। अकबर की धार्मिक और राजपूत नीति भारतीय इतिहास का सबसे सफल नीतियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इनके धार्मिक और ये राजपूत नीति दोनों सफल रहा। उसने धार्मिक सहिष्णुता, मतलब धर्म के प्रति सभी एक जैसा व्यवहार करना, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, समानता, सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। राजपूतों को सम्मान दे करके, इज्जत दे करके उसने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाया। हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रखी, सभी लोगों को मिला करके चलें। इसके बावजूद उसकी कुछ नीतियों का विरोध भी हुआ, यानी ऐसा नहीं कि इसके सारे नीति को लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने इनके नीतियों का विरोध भी किए, मतलब गलतियां भी ठहराएं। फिर भी समग्र रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से देखा जाए, पूरी अगर देखा जाए तो उसकी धार्मिक और राजपूत नीति सफल रहा। कुछ कमियां जरूर थे, फिर भी सफल रहा। 5वां, शाहजहां के युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? या तो चेंज करके दे सकता है कि एक शासक के रूप में शाहजहां का मूल्यांकन करें। ठीक है,
चलिए तो देखने वाले मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि शाहजहां के युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, या तो फिर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाए दोस्तों शाहजहां से, ठीक है, तो आंसर आपको सेम लिखना है जैसे मैं बताऊंगा। और इसको समझाने के लिए एक छोटा सा मैंने ट्रिक को फॉलो कर रखा है, ठीक है, बस आपको इसी चीज़ को समझना है। देखिए पहले के समय में जो आपका मुगल साम्राज्य था, ठीक है, आपको पता है मुगल साम्राज्य बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर एक से एक राजा आते थे, अपना राज करते थे, फिर उसका मृत्यु हो जाता था, मर जाते थे, फिर उसके बेटा राज करते थे, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। वैसे ही मुगल साम्राज्य में जो सबसे पहले राजा थे जो यहाँ पर शासन किए थे वो बाबर थे। जब बाबर का मृत्यु हो जाता तो इसके बेटा हुमायूं यहाँ पर राज करते हैं। जब इसका मृत्यु हो जाता है तो इसके बेटा जो अकबर है वो यहाँ पर क्या करते हैं, राज करते हैं। जब अकबर का मृत्यु हो जाता तो जहांगीर यहाँ के राजपाट को संभालते हैं। जब जहांगीर का मृत्यु हो जाता तो इसके बेटा शाहजहां आते हैं और मुगल साम्राज्य में क्या करते हैं, अपना शासन को चलाते हैं, यानी ये यहाँ के राजा बनते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो मुगल साम्राज्य था ना, जो बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, इस मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने 5वें नंबर पर राजा बने थे, ठीक है, आने की पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां ने 5वें नंबर पर मुगल साम्राज्य का शासक यानी कि राजा बने थे। और इन्होंने जो बदलाव किया ना दोस्तों, वो एक से लेकर के चौथा राजाओं में से अभी तक ने कोई ऐसा बदलाव नहीं किया था। मुगल साम्राज्य को ये इतना आगे लेके गए थे, और मुगल साम्राज्य के लोगों के लिए जो शाहजहां थे ना, वो इतना ज़्यादा बदलाव कर दिए, इतना ज़्यादा विकास कर दिए, इतना अच्छे अच्छे काम कर दिए कि अभी तक में से कोई भी राजाओं ने ऐसा काम नहीं किया था। जिसके कारण शाहजहां के जो युग था ना, यानी उस युग जिस युग में ये क्या कर रहे थे, यहाँ पर राज कर रहे थे, उस युग को स्वर्ण युग कहा गया, यानी सोना का युग कहा गया है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा बदलाव किए थे। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग उसका भूमिका, ठीक है, शाहजहां की युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। पहले हम लोग भूमिका देखेंगे। देखो मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कला था। देखो दोस्तों मुगल जो साम्राज्य था ना, भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कला था। हम लोग चूंकि भारत में रह रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम लोग भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल कह सकते हैं, ठीक है, कि मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था, ठीक है। आगे देखो, इस साम्राज्य के अनेक शासकों ने देश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। देखो ये जो साम्राज्य है ना, मुगल साम्राज्य, इसमें बहुत सारे राजा हैं, पहला नंबर पर, दूसरा, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, बहुत सारे राजा आए हैं, यानी शासक आए हैं, और उन्होंने भी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक का विकास किया। ऐसा नहीं कि विकास नहीं किया, लेकिन सम्राट शाहजहां का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मतलब जितना इन्होंने जो बदलाव किया ना, उतना उन राजाओं ने नहीं किए। किए तो वो सभी, लेकिन सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय में जो नाम आता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो चर्चित नाम आता है, वो शाहजहां का ही आता है। शाहजहां का जो शासन काल था वो 1668 से लेकर के 1658 तक शासन किए। ये जो 5वें नंबर पर शाहजहां जो आते थे, वो मुगल साम्राज्य में 1668 से 1658 तक ये अपना शासन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन काल में, इनके शासन काल में राजनीतिक शांति था, आर्थिक समृद्धि हुआ, मतलब अधिक से अधिक लोग पैसा कमाने लगे, न्यायपूर्ण प्रशासन व्यवस्था था, यानी कि न्यायपूर्ण कानून व्यवस्था था, ठीक है, यानी कोई भी लोगों के साथ गलत होता था तो उसको न्याय दिया जाता था। कला साहित्य का विकास हुआ। कला मतलब कोई भी चीज़ बनाता है ना कोई लोग, तो उसको बोलते हैं कला। साहित्य मतलब अलग अलग साहित्यों का निर्माण हुआ। साहित्य मतलब दोस्तों बहुत सारे कविता, नाटक, कहानी, ये सब, ठीक है। तो कला साहित्यों का विकास हुआ। भव्य यानी बहुत ही भयानक तरीके से भवन का निर्माण भी किया जा रहा था उस समय, और ये सब अपने चरम पर थे। चरम पर थे मतलब ये सब का विकास हो चुका था, ठीक है, ये सब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुके थे, ठीक है, यानी सब का सब ये बहुत ही आगे बढ़े हुए थे, मतलब इनका बहुत ज़्यादा विकास हो चुका था, ठीक है। आगे देखो, देश में व्यापार और कृषि का भी विकास हुआ, तथा ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसे भव्य इमारतों का भी निर्माण इसी काल में हुआ था, ठीक है। अलग अलग महल का निर्माण किया गया था। इन सभी कारणों से इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा गया। यानी इतना सारे जो काम किए ना, इसीलिए शाहजहां को मुगल साम्राज्य का, क्योंकि मुगल साम्राज्य में काम किए थे ना, उसको स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है।
आगे बढ़ते देखते हैं दोस्तों कि शाहजहां के युग को स्वर्ण युग कहे जाने के क्या कारण है। आखिर इन्होंने ऐसा क्या बदलाव किया है, ऐसा कौन सा काम किया है जो इसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, मतलब बहुत अच्छा का काल कहा जाता है। ठीक है, तो पहला मजबूत एवं शांति व्यवस्था। मजबूत एवं शांति व्यवस्था, इसके शासन काल में मजबूत और शांति व्यवस्था लागू था। शाहजहां एक योग्य शासक था। योग्य शासक मतलब मजबूत शासक जिसके पास हर एक चीज़ का ज्ञान था। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य मजबूत और संगठित रहा। इसके शासनकाल में जो मुगल साम्राज्य था ना, यानी जिसको ये चलाते थे, वो बहुत ही मजबूत और संगठित रहा। मतलब ये इधर उधर बिखरे नहीं। ठीक है, बिल्कुल मजबूत रहें, संगठित रहें, मतलब अच्छे रूप से व्यवस्थित रहें। हर एक नियम कानून को ये अच्छे ढंग से वहाँ पर व्यवस्थित करके रखते थे। ठीक है, उसने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके साम्राज्य का विस्तार भी किया। देखिए, जो शाहजहां थे ना, बहुत सारे क्षेत्रों पर क्या किया, अपना पता है, विजय प्राप्त किया, यानी कि जीत हासिल किया और उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तथा वहाँ पर शांति और व्यवस्था बनाए रखें, और वहाँ पर इन्होंने शांति भी बनाए रखा और हर एक चीज़ का व्यवस्था भी लोगों को दी, यानी शांति और व्यवस्था दोनों बनाए रखें। आगे दोस्तों आर्थिक समृद्धि। आर्थिक मतलब होता है दोस्तों पैसे, तो पैसे का भी समृद्धि वहाँ पर हुआ। देखो, शाहजहां के समय कृषि, व्यापार, उद्योग का बहुत ही विकास हुआ। राज्य की आय का मतलब हो गया दोस्तों वहाँ के क्षेत्रों से, वहाँ की जगह से। ठीक है, उसी को राज्य कहा जाता है, जहाँ पर अभी ये चीज़ विकास वगैरह हो रहा है। ठीक है, राज्य की जो आय है उसमें वृद्धि हुआ। और जनता, राज्य की आय में वृद्धि हुआ मतलब क्या, किसानों के ऊपर टैक्स लगाया गया। किसानों को अधिक से अधिक फायदा कमाने का अवसर मिला, तो किसान जितना फायदा कमा रहे थे उतना अधिक टैक्स भी दे रहे थे। तो इससे हमारा क्या हो रहा था, उस समय देश का आय भी बढ़ रहा था। राज्य मतलब देश ही होता था उस समय। ठीक है, राज्य की आय में वृद्धि हुई। जनता अपेक्षाकृत सुखी थी, यानी जनता जो थी ना, वो पहले की अपेक्षा बहुत ही सुखी और शांति महसूस कर रही थी। विदेशी व्यापार के कारण भी देश में धन संपत्ति बढ़ा। देखो, विदेशों में भी व्यापार किया जाता था, यानी यहाँ के सामान बाहर वाले देशों में भी बेचा जाता था, जिससे पैसों में बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, सूती का कपड़ा, मसाला और नील जैसे चीज़ें विदेश में खूब बेची जाती थी, और इससे फायदा भी हुआ। देश की आय भी बढ़ा, इनकम भी बढ़ा। मुगल साम्राज्य का खजाना भरपूर था, यानी उस समय जब यहाँ के राजा शाहजहां थे, उस समय मुगल साम्राज्य में खजाना ही खजाना भरा हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कला और वास्तुकला। कला मतलब कोई भी चीज़ जो हम लोग बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि बहुत ही भवन का निर्माण किया गया था, भव्य भवन, बहुत ही भयानक तरीका से इमारतों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो उसी को बोला गया कला और वास्तुकला। शाहजहां को इंजीनियरिंग किंग भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को डिजाइनिंग करवाते थे। ठीक है, इमारतों का निर्माता भी कहा जाता है। उसके समय में जो इमारत बनी थी ना, वो दुनिया भर में मशहूर थी, यानी फेमस थी। जैसे ताजमहल अपनी बेगम के लिए, मुमताज़ महल की आद में, ठीक है, अपने उन्होंने बेगम के लिए, जिसका नाम क्या था, मुमताज़, तो उसके आद के लिए उन्होंने सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल बनवा दिया। लाल किला और जामा मस्जिद, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाए थे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों साहित्य और शिक्षा का विकास। साहित्य का मतलब ये दोस्तों जैसे कविता, कहानी, नाटक, ये सबको साहित्य कहा जाता है। उस समय ये सब का भी विकास हुआ था और शिक्षा का भी विकास हुआ था। शाहजहां के दरबार में, जहाँ पे शाहजहां का दरबार लगता था ना, उसमें विद्वानों लोग, यानी कि बहुत ही ज्ञानी ज्ञानी विद्वान लोग, कवि लोग, कहानीकार लोग, लेखक लोग, ये सब बहुत विद्वान लोग, विद्वान कवियों, लेखकों को संरक्षण दिया जाता था। यानी वहाँ पर जहाँ दरबार था ना, वहाँ पर इन लोगों को संरक्षण का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई कवि है तो कवि में इसको बढ़ोतरी मिलता था, कवि के लिए उसको सम्मानित मिलता था। कोई लेखक है तो लेखक के लिए उसको संरक्षण मिलता था, बढ़ोतरी मिलता था। अगर वो कुछ आगे करना चाहते थे तो उसको पैसे दिया जाता था, मदद दिया करने के लिए। ठीक है, अगर कोई कवि है, कुछ कर रहा है, कोई चीज़ लिख रहा है, ठीक है, तो उसको क्या मिलता था, पैसा मिलता था। ठीक है, और ये सभी को अपने दरबार में वो रखे थे ना, तो बहुत सारे कवि है जो कि कविता सुना रहे हैं, बहुत सारे लेखक है जो कहानी सुना रहे हैं, तो उसको संरक्षण दिया जाता था, है ना, यानी कि उसको उसके बदले पैसा दिया जाता था। और अगर और भी वो आगे कुछ करना चाहते थे तो उसको और भी आगे बढ़ाने के लिए उसको मदद करते थे। फारसी भाषा और साहित्य का विकास हुआ। उस समय फारसी भाषा का और साहित्य का विकास हुआ। साहित्य मतलब कविता, नाटक, लेख, कहानी, ये सब। ठीक है, शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति हुआ। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी क्या हुआ, प्रगति हुआ, यानी बढ़ोतरी। आगे दोस्तों न्यायप्रिय प्रशासन। देखिए यहाँ पर ये जो शाहजहां थे ना,
वो अपने व्यवस्था को बहुत ही अच्छा बना रखे थे और वहाँ पर एक नियम लागू किए थे, न्यायप्रिय प्रशासन। प्रशासन मतलब वहाँ के जो नियम कानून थे ना वो बिल्कुल न्यायप्रिय थे, मतलब न्याय के लायक थे। ये नहीं कि एक तरफा कानून, नहीं, सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून। कोई गलत करे तो दंडित, अच्छा करे तो उसको भागीदारी के क्या होगा, यानी कि पुण्य के भागीदारी होंगे। ठीक है, तो ये व्यवस्था वहाँ पे लागू किया गया था। शाहजहाँ प्रशासनिक कार्यों में रुचि लेता था। जो शाहजहाँ थे ना वो प्रशासनिक कार्यों माने कि जनता के लिए जितने भी सारे काम होते थे, नियम कानून बनाना, ठीक है, उनको भलाई करना, उसको आगे बढ़ाना, जितने भी सारे काम होता था जनता के लिए, जितने भी काम होते हैं उसको बोलते हैं प्रशासनिक कार्य। उसने न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाया, अधिकारियों पर नियंत्रण रखा कि कौन अधिकारी काम कर रहे हैं अच्छे से कि नहीं कर रहे हैं। इससे शासन सुचारू रूप से चलता था। इससे जो व्यवस्था था ना वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चलता था। जनता में संतोष बना रहता था, जनता लोग बिल्कुल ही हल्का हल्का महसूस कर देते हैं। शांति और सुरक्षा, उसके शासनकाल में अधिकांश क्षेत्रों में शांति कानून व्यवस्था बनी रही थी। ठीक है, शांति और कानून व्यवस्था बनी रही, जिससे कोई भी ज़्यादा उछल पुछल नहीं हुआ। सुरक्षित वातावरण के कारण बिल्कुल वातावरण सुरक्षित था, शांत था। व्यापार, कृषि, उद्योग का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। सांस्कृतिक विकास, शाहजहाँ के समय संगीत, चित्रकला, हस्तशिल्प जो हाथों से बनाया जाता है एवं अन्य कलाओं का भी विकास हुआ। दरबार संस्कृतियों गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन गया, यानी कि दरबार जो था ना इनका वो अलग अलग संस्कृतियों का प्रमुख केंद्र बन गया, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग संस्कृति रीति रिवाज हो रहा था। संगीत गाया जा रहा है तो चित्रकला दिखाया जा रहा है, तो हस्तशिल्प दिखाया जा रहा है, और भी बहुत सारे कलाओं का विकास हुआ था। इससे कह सकते हैं कि जो उसके दरबार था ना वो संस्कृतियों का केंद्र बन गया, है ना। संस्कृतियों का केंद्र बन गया मतलब ये सभी के लिए केंद्र बन गया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आलोचनात्मक दृष्टि। आलोचनात्मक मतलब था बुराई करना। तो देखिए शाहजहाँ का कुछ इतिहासकारों ने बुराई भी की है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह स्वर्ण युग मुख्यतः अमीरों और शाही वर्गों के लिए था। यानी कुछ लोगों का कहना था कि जो ये स्वर्ण युग बोल रहे हो ना कि बहुत अच्छा काम कहते हैं स्वर्ण युग है, तो ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए और शाही वर्ग के लिए, ये दोनों वर्ग बहुत ही अमीर होते थे, ठीक है, उनके लिए है और उनको फायदा हुआ, गरीबों को फायदा नहीं हुआ। विशाल भवनों का निर्माण में बहुत ही धन खर्च हुआ, तो क्या ये गरीब के फायदा आए, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। किसानों पर करों का बोझ भी बढ़ा। जब ये भवन का निर्माण कर रहे थे तो इससे पैसा तो किसान का जा रहा था, फिर भी कला, संस्कृति, प्रशासन मतलब वहाँ के नियम कानून और समृद्धि की दृष्टि से यह कला अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, यह काल को महत्वपूर्ण ही माना जाता है। देखो इन्होंने बहुत ही काम किए, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कला का विकास करवाए, संस्कृति का, प्रशासन का और ये सब का समृद्धि करवाए ना, उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस काल को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। भले इनके अंदर कुछ बुराई था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इसके काल को माना जा सकता है। निष्कर्ष, शाहजहाँ के शासनकाल में राजनीतिक शांति था, आर्थिक समृद्धि हुआ, न्यायपूर्ण प्रशासन था, कला साहित्य का विकास हुआ, भव्य भवन निर्माण हुए। ये सब अपने चरम पर थे। चरम पर थे मतलब बहुत ज़्यादा इनका विकास हुआ था। इन्हीं उपलब्धियों के कारण इतिहास में शाहजहाँ के युग को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है या शाहजहाँ का स्वर्ण युग कहा जाता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। अभी तक मैंने आपको दोस्तों 5 क्वेश्चन बताए, ठीक है, बाकी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में 6ठा, 7वां, 8वां और जो 55 मार्क्स का क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा। ठीक है।